मेरा नाम अपर्णा अमन है और आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स प्रोग्राम शुरू करने जा रही हूँ। गुड इवनिंग प्रियंक, गुड इवनिंग सोफिया। करंट अफेयर्स प्रोग्राम शुरू करने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों पे हमें ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, क्या मेरा वॉइस क्लियर है? आप लोग मेरी वॉइस क्लियरली सुन पा रहे हो? ओके, थैंक यू। आज से हम लोग करंट अफेयर्स जो है प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स प्रोग्राम शुरू करने का हमारा एक उद्देश्य है और उद्देश्य यही है कि आप जो है अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में जब आते हो तो स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ जो है करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स जो है ये नहीं है कि आप जो है एक बार 12 मंथ का मैगजीन लेके बैठ गए या साल डेढ़ साल का मैगजीन लेके बैठ गए और आपने पढ़ लिया और आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। एक्चुअली जो करंट अफेयर्स की पढ़ाई है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ चलती है। तो हमारा करंट अफेयर्स प्रोग्राम का ये उद्देश्य है कि आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में जो आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन है उससे हम आपको निश्चिंत करते हैं और साथ ही ये भी करें कि अगर कुछ आपसे नोट छूट गई है या पहले आपने न्यूज पढ़ रखा है या फिर नहीं पढ़ा है तो इन सब टॉपिक्स को कवर करके आपके लिए करंट अफेयर्स को हम यूपीएससी में ऐड कर दें। तो करंट अफेयर्स प्रोग्राम की आज ये फर्स्ट क्लास है। इस फर्स्ट क्लास में करंट अफेयर्स प्रोग्राम हम शुरू करने से पहले जो है हम पहले देखेंगे कि करंट अफेयर्स आखिर कहते किसको हैं। इस लेक्चर को मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला है परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन कि करंट अफेयर्स एक्चुअली है क्या। फिर मैं आप लोगों को एक अच्छा इंसाइट दूंगी कि सिविल सेवा परीक्षा में आखिर समसामयिकी या जो आपका करंट अफेयर्स है वो उसका क्या महत्व है और वो किस तरह से महत्वपूर्ण है। फिर जो है समसामयिकी के प्रमुख स्रोत, ये जो टॉपिक है इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों को ये समझ नहीं आता, जब आप एक भी टॉपिक ऑनलाइन क्लिक करते हैं तो आपके पास एक टॉपिक से रिलेटेड कई सारे पेजेस खुल जाते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि उन सारे पेजेस और उन सारे वीडियोस में से आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ मैं आपको वो प्रमुख स्रोत बताऊंगी जिन स्रोतों पे आप कंप्लीटली अपने आप को भरोसा कर सकते हैं कि ये स्रोत से अगर हम पढ़ लिए तो हमारा सिविल सेवा परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी हो गई अच्छे ढंग से। और उसके बाद फिर जो है कि समसामयिकी को सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों के साथ आप कैसे अटैच करके पढ़ेंगे। जितने भी बच्चे हैं प्रिपरेशन में, अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन में आए होंगे तो उससे पहले कहा जाता है कि आप लोग एक बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए या देख लीजिए। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के गो थ्रू करेंगे तो आपको एक कॉमन चीज देखने को मिलेंगी। क्यों? क्या कि यूपीएससी जो है स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ जो है आपको समसामयिकी स्थिर पोर्शन के साथ जो है आपका करंट अफेयर्स अटैच करके क्वेश्चन। बहुत कम ही ऐसे प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों में जो है समसामयिकी का पोर्शन नहीं होता और सिर्फ स्थिर भाग से ही पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम आखिर करंट अफेयर्स है क्या जिसको यूपीएससी परीक्षा में इतनी महत्ता दी जाती है। तो समसामयिकी या करंट अफेयर्स वो सारी घटनाएं हैं जो घटनाएं आपके आसपास या इस पूरी दुनिया में आपके समय के साथ चल रही है, चाहे वो भौगोलिक क्षेत्र से हो, जैसे कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हो गई, कहीं जो है अर्थक्वेक आया, पर्यावरण से हो कि आपका जो है वायु प्रदूषित हो गया है, या जो है आप जो है ठंड के सीजन में शुरू होते ही जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां लोगों का दम घुटने लगता है। आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो गया। अभी का अगर करंट सिनेरियो लीजिए तो आपको देखने को ये मिलेगा कि क्या हो रहा है कि जो कोविड-19 है इसके प्रभाव की वजह से सबसे ज्यादा जो बहुत बड़ी समस्या विश्व के सामने आ रही है वो कुपोषण की समस्या है। उसी तरह
अभी आप अंतरराष्ट्रीय संबंध, जैसे इंडिया और उसके चारों तरफ भारत और उसके जो पड़ोसी देश है उनमें जो संबंध है, चीन का अमेरिका के साथ क्या संबंध है, चीन का रशिया रूस के साथ क्या संबंध है, इन सभी जो देशों के बीच एक जो संबंध है, ये संबंध किस तरह की चल रहे हैं। उसके अलावा जो आपकी समसामयिकी है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी एक समावेश है। अब किस तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समावेश है, मान लीजिए अभी आप देख रहे होंगे कि जब से चाइना और इंडिया में एक तनाव शुरू हुआ है, चीन और भारत में एक जो तनाव शुरू हुआ है, इसके बाद क्या हो रहा है, जो हमारा उत्तरी है और पूर्वी भाग है, इन सब जगहों पे जो है हम लोग नई नई मिसाइलें जो है उसको वहां ले जाके डिपोट कर दे रहे हैं, वहां रख रहे हैं कि अगर परिस्थिति युद्ध की आई तो हम वहां उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप रोज पेपर में आपको देखने को मिल रहा होगा कि कोई एक नई मिसाइल का परीक्षण हो रहा है। और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि कोविड से रिलेटेड जो है हर दिन नई दवाइयां, नई वैक्सीन आ रही है। फिर जो है अभी आप देखने देखा होगा कि नोबेल पुरस्कार वितरण हो रहा है, उसमें भी मेडिसिन के क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी को कंफर्म करने के लिए जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ये सारी चीजें जो आपकी विज्ञान से संबंधित है या जो नई तकनीक से संबंधित है, ये सारी चीजें जो आपके समय के साथ चल रही है, ये सब आपकी समसामयिक घटना है। उसके बाद हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में समसामयिक घटनाएं क्या होंगी। किसी देश की अभी जो है सबसे ज्यादा ये देखने को मिल रहा है कि चीन ही एक ऐसा मात्र देश है जहां की अर्थव्यवस्था जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। बाकी जितनी सारी कंट्रीज है उनमें ये कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था जो है नीचे की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रॉपर ढंग से चल नहीं पा रही है, और पूर्णबंदी के कारण क्या हुआ कि जो क्रियाएं थी जिनसे जो है अर्थव्यवस्था में का सृजन हो रहा था, इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही थी, वो सारी क्रियाएं बंद है। उसके बाद जो है आपका विविध है। विविध में क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए कोई जो है मिसलेनियस ये आर्मी एक्सरसाइज हुआ, जैसे दो सेनाओं के बीच में आपने देखा होगा कि इंडिया में ही बहुत सारी ऐसी जो है मिलिट्री एक्सरसाइज या सेना का जो है वो एक्सरसाइज ऐसा होता है जो खुद के देश के अंदर भी होता है, पड़ोसी देशों के साथ भी होता है। उसमें आपके जो है चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइज हो, सेना का एक्सरसाइज हो, या फिर आपका जो है उसमें आपको जल थल वायु सेना तीनों सेनाओं का जो है अलग अलग अभ्यास जो है वो होता रहता है। तो आपका समसामयिकी या करंट अफेयर्स में अगर हम यूपीएससी फील्ड में बात करें तो कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है या विषय नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं। यूपीएससी के लिए आपको समसामयिकी के भाग में जो है आपको एक जो है वो चौतरफा नजर रखनी होगी। जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके चारों तरफ चल रही हैं उन पे आपको निगाह बना के रखना, ठीक है। तो समसामयिकी में आपका जो है हर वो महत्वपूर्ण घटना जो आपके रोजाना या रोजमर्रा की जिंदगी में आपको देखने को मिलती है, वो सब जो है आपको इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, आई थिंक मैं बहुत तेजी से नहीं जा रही हूँ आज, मैं काफी नॉर्मल या काफी स्लो जा रही हूँ ताकि आप लोग जो है एक हमारा बॉन्डिंग अच्छा बन सके, ताकि आगे की क्लासेस में जब नीड हो आवर्स की तो हम थोड़ा सा फास्ट भी इन चीजों को क्लासेस को ले जा सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सिविल सेवा के लिए समसामयिकी क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, जब सिविल सेवा परीक्षा की हम बात करें तो सिविल सेवा परीक्षा के तीनों ही भाग में आपको पता है कि सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों में होती है। एक प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं, दूसरा आपका मुख्य परीक्षा होता है मेंस, और तीसरा फिर आपका साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है। तो सिविल सेवा के परीक्षा के तीनों चरणों में, चाहे वो प्रारंभिक चरण हो, आपका मुख्य चरण हो या साक्षात्कार हो, इन तीनों में ही समसामयिकी का आपको समावेश देखने को मिलेगा।
अब एक एक करके देखते हैं हम इन तीनों में कैसे जो है समसामयिकी को कैसे यूपीएससी जो है एक जो है उसका सामंजस्य बैठाती है, एक समावेश कैसे करती है स्थिर भाग के साथ। तो अगर हम बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा की, तो प्रति वर्ष आपने अगर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र देखा है, जैसे इस वर्ष भी अगर हम सिर्फ करंट अफेयर्स की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन थे, लेकिन अगर हम इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को मिला ले और बाकी भागों को मिला ले जिसमें स्थिर भाग और आपका समसामयिकी का समावेश देखने को मिलता है, तो इस तरह करके प्रति वर्ष जो है आपको लगभग 30 से 35 प्रश्न जो है वो आपको जो है समसामयिकी के देखने को मिल जाते हैं। जैसे अभी अगर आप लोगों ने इस साल का प्रश्न पत्र देखा है, कितने लोगों ने इस साल का प्रश्न पत्र देखा है? अभी 4 अक्टूबर को ही एग्जाम हुआ है। किसी ने देखा है इस बार का क्वेश्चन पेपर कैसा रहा? सोफिया, प्रियंत, यतेंद्र? हाँ, तो इस बार जब आप क्वेश्चन पेपर देखा तो आपको एक बहुत आश्चर्यजनक चीज देखने को मिली होगी कि जो है अगर हम साइंस टेक की 1-2 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें सेल के बारे में पूछा है, जिसमें एक क्वेश्चन में सीधे जो है आपको कोशिका के बारे में पूछा है। उसमें देखा है कि पादप कोशिका और जीव कोशिका में क्या अंतर है, जो कि सीधे आपका एनसीईआरटी से आता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। वही एक सेकेंड क्वेश्चन था जो आपको स्टेम सेल से था। वो स्टेम सेल जो सबसे करंट टॉपिक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्टेम सेल जो है वो जो है विज्ञान के क्षेत्र में सबसे उन्नत तकनीक है, जिस तकनीक के चलते हम वैसी भी जो है जन्मजात रोग या पीढ़ीगत रोग का इलाज कर सकते हैं, जिनका जो है सामान्य मेडिसिन का उपयोग करके इलाज नहीं किया जा सकता। तो आपको इस तरह के मिक्स मैच मिलेंगे। अगर आप अपने स्टैटिक में करंट को जोड़ लेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को सुलझाने में आपको बहुत आसानी होगी। एक तरफ देखिए उसने एकदम सेल पूछा यूपीएससी ने, और एक दूसरी तरफ सीधे न्यूएस्ट स्टेम सेल पूछा आपको। तो आपको जब स्टेम सेल पढ़ रहे हैं, अगर उस समय आपने कोशिका या सेल का डिफिनीशन देख लिया होगा और कितने तरह के सेल होते हैं, अगर ये आपके माइंड में क्लियर होगा तो आप दोनों ही क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से प्रति वर्ष जो है, जैसे अगर आप इकोनॉमी का पार्ट आपने देखा होगा तो देखा होगा कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है उसमें आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स, स्थिर भाग और समसामयिकी का एक ब्लेंड है इसी तरह का। फिर आपको एग्रीकल्चर से इस बार देखिए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए। आपके ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चंस थे वो भी देखिए आपकी करंट अफेयर्स से अटैच्ड क्वेश्चन थे। चाहे आप इन्वायरमेंट का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें भी जो है आपको वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो केवल स्थिर भाग से नहीं है, वो जो है आपको समसामयिकी से सीधे जुड़े हुए हैं। तो यूपीएससी में सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है पढ़ाई के अलावा, वो ये जरूरी है कि आप जो है अपने अंदर एक विकसित करें एक सोच को, ऐसी सोच जिसमें आप जो है अपने स्थिर भाग के साथ जो है करंट अफेयर्स के पार्ट को जोड़ सके, समसामयिकी के पार्ट को जोड़ सके। न ही आप स्थिर भाग को छोड़ के यूपीएससी कंप्लीट कर सकते हैं, और ना ही अगर आप चाहे कि आप करंट अफेयर्स पार्ट को स्किप कर दे या उसको छोड़ दे तो फिर आप यूपीएससी एग्जाम को कंप्लीट कर पाएंगे। एक चीज और बहुत अच्छी हुई इस बार कि जो पॉलिटी का क्वेश्चन था, जो आपका राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन था, वो आपने देखा होगा ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक ही पोर्शन था, और वो भी एकदम गूढ़ था, एकदम जो है गहरा जो है एक समझ थी, उस तरह के क्वेश्चन था। तो उसमें वो डीप नॉलेज जो है, एक चीज आपको इससे सीखने की जरूरत है कि यूपीएससी जो है आप सिर्फ जो है जो ऑनलाइन चीजें अवेलेबल हैं उसको देख के कर नहीं सकते। आपको क्या करना होगा, कम से कम मैं अपने हर विद्यार्थी या हर स्टूडेंट को यही बात बोलती हूँ कि एक वर्ष आपको कंप्लीटली जो है खुद की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जिस पढ़ाई में आपके स्थिर भाग की पुस्तकें, जिसमें एनसीईआरटी और भी कई अच्छी पुस्तकें आती हैं, उसके साथ आपका जो है समसामयिकी का पार्ट जो है वो उसका एक समावेश होगा। और जब आप इस तरह से पढ़ाई कीजिएगा तभी जाके जब आप खुद से पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आपको एक समझ आएगा कि आपको किस तरह से जो है
मुख्य भाग से समसामयिकी को जोड़ना है। दूसरी हम बात करें मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा के भी अगर आप प्रश्न पत्रों को देखते हैं यूपीएससी में, क्योंकि हम लोग हमेशा बच्चों को ये कहते हैं कि अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है तो आपको जो है मुख्य परीक्षा का जो है आपको अगर यूपीएससी का एग्जाम देना है तो प्रारंभिक वर्षों के जो प्रश्न पत्र है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उनको जरूर देखना चाहिए, उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए। तो मुख्य परीक्षा के भी आप जब प्रश्न देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जहां सामंजस्य नहीं है। वहां हमेशा जब आपको आंसर लिखना होगा मुख्य परीक्षा में भी, तो आपको जो है एक जो है बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। आपको जो है एक जो है सामंजस्य बैठाना पड़ेगा स्थिर भाग और समसामयिकी का। खासकर जो आपका, अगर आप लोग यूपीएससी के सिलेबस से तो अवेयर होंगे, आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। जीएस पेपर जो है, कितने जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, आपका सामान्य अध्ययन पत्र 1 है, सामान्य अध्ययन पत्र 2 है, सामान्य अध्ययन पत्र 3 है, सामान्य अध्ययन पत्र 4 है, जिसमें सामान्य अध्ययन पत्र 1 जो है, जो आपका इतिहास और भूगोल का भाग है, और सामान्य अध्ययन जो पत्र 2 है वो आपका राजनीति शास्त्र, आपका गवर्नेंस का हिस्सा है, और अंतरराष्ट्रीय संबंध आते हैं उसमें। उसके बाद जो तीसरा पेपर है उसमें आपको अर्थव्यवस्था आती है, आपको पर्यावरण का पूरा हिस्सा आता है, और साथ ही आपको जो है आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सारे भाग उसमें आते हैं। और जो चौथा पेपर है वो आपका नीति शास्त्र का है या इथिक्स का पेपर है। तो यूपीएससी परीक्षा में सिलेबस से आपको ये चीज पता चल जाएगा, जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 है या सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 है, ये कंप्लीटली जो है आपका समसामयिकी या जो है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो अगर आप ये सोचिएगा कि करंट अफेयर स्किप करके आप मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। मुख्य परीक्षा के खासकर जो 2 पत्र है, पत्र 2 और पत्र 3, वो उसमें आपको जो है एक जो है बैलेंस्ड अप्रोच या सामंजस्य आपको स्थिर भाग या और समसामयिक का बिठा के ही आपको जवाब देने पड़ेंगे। आप दोनों में से किसी एक चीज को छोड़कर या भुलाकर जो है आप आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है। उसके बाद अगर साक्षात्कार की बात करें हम, इंटरव्यू, तो उसमें भी जो है आपको करंट का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्व है। चाहे आप अपनी हॉबीज लिखें या फिर आपका जो ऑप्शनल पेपर है या फिर आपसे संबंधित कोई भी चीज है, जब आप साक्षात्कार में बैठिएगा तो यूपीएससी उन चीजों से संबंधित जो अगर वो करंट से रिलेटेड है तो उनसे आपसे प्रश्न पूछेगी ही पूछेगी। आप वहां भी जो है समसामयिकी को स्किप नहीं कर सकते। ठीक है। तो सिविल सेवा में समसामयिकी का तीनों ही स्तर पर महत्व है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार हो। और इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको जो है ये सीखना पड़ेगा कि आप कैसे जो है स्थिर भाग को समसामयिकी से जोड़े। मैं जो ये करंट अफेयर्स प्रोग्राम है इसमें भी आपको ये चीज आप में बनाने की कोशिश करूंगी, आपको ये एक समझ देने, एक सोच देने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोग भी जो है जब भी किसी न्यूज़पेपर से गुजरे या जब भी किसी ऐसे समसामयिकी से गुजरे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो समसामयिकी का हेडलाइन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए कि ये किस पेपर से संबंधित है और उस पेपर में विशेषकर हम इसको किस चीज से जोड़ सकते हैं। अब जैसे अभी मैं एग्जांपल देती हूँ कि अभी आपको पता है कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल जो है हेपेटाइटिस सी के लिए मिला है। आप समझिए, आप इसको 2 जगह जोड़ सकते हैं। किन 2 जगह की आप लोग कोशिश कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि अगर किसी को हेपेटाइटिस के फील्ड में अगर नोबेल मिला है उसको विकसित करने के लिए, तो ये किस पेपर का हिस्सा होगा? सोफिया, यतेंद्र, अभिषेक, पारस, प्रियंत, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये किस पेपर का हिस्सा होगा करंट अफेयर्स? कोशिश कीजिए।
ठीक है, जीएस पेपर 3 ठीक है। और कहीं ये आ सकता है जीएस पेपर 3 के किस पार्ट से? आप लोग भी कोशिश कीजिए, यतेंद्र, सोफिया, प्रियंत, अभिषेक, ठीक है, कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए, अगर इंटरेक्टिव सेशन आप लोग नहीं रखिएगा तो ना आप वो ग्रेस्प कर पाइएगा मेरी चीजों को, ना आप समझ पाइएगा, और ना वो आप सोच विकसित कर सकते हैं कि आप किस तरह से अटैच रखेंगे। तो मैं बताती हूँ, ये जो है ये आपको जीएस पेपर 2 का भी हिस्सा है अगर हम हेल्थ फील्ड की बात करें। क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस सी जो है हेल्थ हैजार्ड है, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित एक गहरी समस्या है। और जो है अगर उसके लिए कोई मेडिसिन विकसित होगी, और इस खोज की मदद से क्या होगा, अगर मुझे एक पता चल गया कि मेरे शरीर के अंदर क्या बीमारी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उससे संबंधित सटीक दवा ले सकती हूँ या इंजेक्शन ले सकती हूँ, या फिर मुझे उसको पता, तो क्या होगा कि ये जीएस पेपर 3 में भी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, खासकर हेल्थ टेक्नोलॉजी जो आपका स्वास्थ्य से संबंधित प्रौद्योगिकी है, उसमें आपको बहुत ज्यादा काम आ जाएगा। तो ये जो है देखिए, आपको प्रायः जो है ऐसे आर्टिकल्स जो है देखने को मिलेंगे, प्रायः आपको ऐसे जो है समसामयिकी देखने को मिलेंगे जो किसी एक पेपर से संबंधित नहीं है, वो एक समय में एक से अधिक पेपर से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो आपको, आप जब तक अपने आप में ये समझ नहीं विकसित कीजिएगा कि किस तरह से आप जो है स्थिर भाग से को और समसामयिकी को जोड़ने का एक समझ नहीं विकसित कीजिएगा, तब तक ये संभव नहीं है कि आप देखिए किसी समसामयिकी को और आपको तुरंत समझ में आ जाए कि ये कहाँ से आपसे जुड़ा है। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूंगी अभी कि जब अभी आप इस सेशन के बाद जाए, तो खासकर जो आपका जीएस पेपर 2 है और जीएस पेपर 3 है, इसका जो है आप एक डिटेल सिलेबस जरूर देखें और कोशिश करें उस डिटेल सिलेबस को समझने का, क्योंकि जितना भी पेपर 2 और पेपर 3 का भाग है ये करंट अफेयर्स से है, और जब तक आप डिटेल सिलेबस नहीं समझिएगा आपको लिंक करने में प्रॉब्लम होगा, और अगर लिंक करने में प्रॉब्लम होगा तो फिर आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे जब आपको वो दिखेगा सामने। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण क्यों है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखते हैं कि करंट अफेयर्स या समसामयिकी के प्रमुख स्रोत क्या है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लगभग हर वो छात्र जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बैठने या उसकी तैयारी शुरू करता है तो उसमें उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका समसामयिकी का प्रमुख स्रोत है वो है आपका दैनिक अखबार या दैनिक समाचार। अगर हम इंग्लिश में तो द हिंदू और जो है आपका इंडियन एक्सप्रेस की बात होती है। अगर हम हिंदी अखबारों की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कुछ अखबार है, उसमें आपको जनसत्ता आता है, दैनिक जागरण आता है, हिंदुस्तान आता है, नव भारत टाइम्स आता है। ये कुछ 3-4 अखबार है जो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कहूंगी कि हमेशा जो है पहले किसी एक अखबार को पढ़ने की आप आदत डालिए, चाहे वो जनसत्ता हो या दैनिक जागरण। और इसको और आसान बनाने के लिए, क्योंकि देखिए कोई भी अगर आप समाचार पत्र खोलिएगा ना तो आपके लिए हर समाचार जो है इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा समाचार या कौन सा आर्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस चीज को और सुविधाजनक बनाने के लिए जब आप कैरियर लॉन्चर आईएएस से जुड़ेंगे तो वहां एक पेज पे जो है डेली मैं ही मेरे नाम से आपको जो है इम्पोर्टेंट जो है न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जनसत्ता और दैनिक जागरण, ये 2 अखबार के मैं जो है प्रमुख समाचार जो है या प्रमुख आर्टिकल्स मैं रोज शेयर करती हूँ। साथ में उसमें नीचे मैं लिखती हूँ कि ये किस प्रश्न पत्र से जुड़ा है, लेकिन मैं एक चीज नहीं करती, मैं उसमें जो है डीप नहीं लिखती कि स्पेशली किस पोर्शन से। ऐसा मैं इसलिए नहीं करती हूँ ताकि जैसे
आपको मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ने बैठिए तो आपके सामने आपका सिलेबस जो है खोल के रखिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने बता दी ये अर्थव्यवस्था से संबंधित, आज जैसे आज का न्यूज़पेपर अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा कि अभी जो हमारी मौद्रिक नीति है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो मैंने ये लिख दिया कि ये सामान्य अध्ययन पत्र 3 से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से। अब अर्थव्यवस्था के किस स्पेसिफिक टॉपिक से ये रिलेटेड है, अगर आपके सामने सिलेबस खुला है ना तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो हर रोज अगर आप चाहे तो आपके लिए आसान है कि आप वहां से आर्टिकल्स उठाएं। शुरुआत में आप किसी एक ही पेपर का आर्टिकल उठाएं और हर दिन 2 घंटे से ज्यादा जो है आप जो है अपने अखबार पत्रों पर मत दीजिए। मैक्सिमम जो है 2 घंटा। शुरुआत में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि आपको पढ़ने नहीं आएगा, या फिर जो आप थोड़ा भी छोटा भी एक आर्टिकल पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी। लेकिन एक आर्टिकल करके, 2 आर्टिकल करके धीरे धीरे जब आप इसको कम से कम 21 दिनों तक फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि 21 दिनों के बाद आपका जो पावर है कि आप जल्दी से उसको कंप्लीट कर सके ये बढ़ जाएगा। इसके बाद जो है आप जल्दी जल्दी जो है सारे आर्टिकल्स कवर कर पाएंगे। तो आप पहले जो है जनसत्ता अखबार से शुरू कीजिए और उसके बाद फिर जनसत्ता और दैनिक जागरण दोनों के जो है आप आर्टिकल्स कवर करना शुरू कीजिए डे टू डे बेसिस पे। मैं रोज शेयर करती हूँ, इवन हम लोग संडे को भी शेयर करते हैं, संडे भी हम लोग स्किप नहीं करते। तो आप जो है वहां से कवर करना शुरू कीजिए। साथ ही हमेशा पेपर 2 और पेपर 3 का स्पेशली मैं बोल रही हूँ, डिटेल्ड सिलेबस जो है खोल के आप लोग रखिए सामने। अगर सिलेबस नहीं है तो हमारी साइट पे आपको पूरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, हाँ बिल्कुल, जनसत्ता का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन फ्री है। जनसत्ता के ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, आपको सिर्फ अपना मेल आईडी शेयर करना होता है और आपको जो है जनसत्ता का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप रोज जो है अपना सबसे पहले काम कीजिएगा कि सिलेबस जो है आप साइट से ले लीजिए और सीधे आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने जहां आप पढ़ते हैं वहां उसको पेस्ट कर लीजिए। और जैसे ही आपको मैंने आर्टिकल शेयर किया, आपने देखा अर्थव्यवस्था, उसमें आप ढूंढने की कोशिश कीजिए कि अर्थव्यवस्था के किस जो है स्पेसिफिक पार्ट से, जैसे आज मैंने बताया ना कि जीडीपी रेट में जो है आपका कोई मतलब जो मौद्रिक नीति है उसमें जो है आरबीआई ने कोई बदलाव नहीं किया है। अब जो है वो अर्थव्यवस्था के आपके जो है कोर इकोनॉमी या स्थिर भाग से जुड़ा है, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति कहते हैं। तो इस तरह से आप जब करेक्ट करके पढ़ने लगेंगे तभी आपको उसका यूज हो पाएगा। ठीक है, दूसरा जो है मैं सबको ये कहूंगी कि आप लोग डीडी न्यूज की आदत लगाइए। एक्चुअली डीडी न्यूज क्या है कि डेली आपको मॉर्निंग में 8:45 टू 9:15 और जो है शाम में आपको सेम टाइम में रात को पौने 9 से लेकर 9:15 तक इंग्लिश और हिंदी दोनों में 15 मिनट्स का जो है समाचार ये आता है डीडी न्यूज। उससे क्या होगा, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है या आप स्किप कर गए हैं, न्यूज नाइट नहीं, डीडी न्यूज करके आता है आपको, मतलब दैनिक समाचार करके आधे घंटे का आता है, जिसमें 15 मिनट हिंदी में होता है और 15 मिनट इंग्लिश में होता है। ठीक है, उसको आप डेली सुनना शुरू कीजिए किसी एक टाइम, या तो मॉर्निंग या तो इवनिंग। उससे क्या होगा, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है या किसी कारणवश, उतना आपको नाइट प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस 15 मिनट्स न्यूज जो है वो 15 मिनट न्यूज जो है आप टाइम उसका पता कर लीजिए, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। मैं 30 मिनट्स इसलिए देखने कह रही हूँ क्योंकि हिंदी वाले काफी बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है और कहीं कहीं ऐसा जरूरत हो जाता है कि, तो आप जब वो दोनों न्यूज सुनना शुरू कीजिएगा कि हिंदी में आपने सुना, तुरंत आपने उसका इंग्लिश सुना, तो उससे एक चीज और आपकी होगी कि आपका इंग्लिश भी बूस्टअप होगा और साथ में आपका न्यूज भी कवर हो जाएगा। ठीक है, ये आप थोड़े दिन तो आदत नहीं लगेगी, कभी स्किप हो गया तो आप एक जो है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कीजिए। आप लोग जो है अलार्म लगा लीजिए, जैसे मैं भी जो है चीजें कभी कभी यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें जो स्किप करती है, उसका बेस्ट तरीका है अलार्म लगा लीजिए। आपका अलार्म बजेगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा मेरे न्यूज का टाइम हो गया। और ह्यूमन बॉडी ऐसी चीज है ना कि 21 डेज तक अगर आप उसको किसी चीज की आदत लगा देते हैं तो बहुत आसान पड़ता है। तो आप लगभग जो है 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, तो आपको खुद जो है ये चीज होगा आप में इस न्यूज के चलते कि आपके नजरों से कोई खबर छूटेगी नहीं।
जैसे आपने न्यूज़पेपर अभी पढ़ना शुरू किया तो 1 या 2 आर्टिकल आप कवर कर पा रहे हो, लेकिन आपको पूरा न्यूज़ नहीं पता चल रहा है। अगर आप ये न्यूज़ सुन लेंगे तो 15 मिनट में आपको जितनी भी जो है इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी हैं 24 घंटों में, उसकी आपको एक खबर पता चल जाएगी और साथ ही आपका इंग्लिश भी मजबूत हो जाएगा। तीसरा जो है, जो रिलायबल सोर्स है जिसपे आप जो है आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, वो स्रोत है आपका पत्र सूचना कार्यालय या PIB। ये PIB की साइट है, जो आप सीधे टाइप करेंगे PIB तो वो PIB दिल्ली करके आप टाइप करेंगे तो वो उसका होम पेज खुलेगा। पत्र, उसमें आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी, उर्दू, या फिर अगर उसमें रीजन भी है तो रीजनल लैंग्वेज से में भी वो खुलता है। उसमें आपको क्या करनी है, डेली जब आप खोलेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में सभी विज्ञप्ति करके फर्स्ट जो है कॉलम आएगा, उस सभी विज्ञप्ति पे आपको क्लिक करना है और उसको खोल के आपको देखना है कि आज जो है क्या इंपॉर्टेंट हुआ। अब जैसे मान लीजिए कि आपने जो है अखबार में आज पढ़ा मौद्रिक नीति के बारे में, या देखा आपने कि कोई जो है मिसाइल का परीक्षण हुआ, या फिर कोई बहुत ऐसा महत्वपूर्ण चीज हुआ जो आपने आज अखबार में पढ़ा, वही आर्टिकल अगर आपको PIB पे मिल जाए तो आप उस आर्टिकल को तुरंत खोल के पूरा पढ़ जाइए। PIB एक ऐसा रिलायबल सोर्स है जिसका डाटा जो है आप सीधे जो है मेंस एग्जामिनेशन में भी आंसर राइटिंग के समय या एस्से में भी अगर आपको टॉपिक अगर वो आ जाता है तो वहां आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। वहां आपको जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड रिलायबल डाटा के साथ साथ गवर्नमेंट में जो चल रहा है डे टू डे एक्टिविटीज, उससे आप बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे। और जब आप रोज ये करना शुरू करेंगे ना तो मुश्किल से आपको डेली 2 या 3 खबरें ही ऐसी मिलेंगी, या कभी कभी नहीं भी मिलेंगी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक PRS वेबसाइट करके आता है, तो PRS में जैसे लेजिस्लेटिव से रिलेटेड, जो आपका विधायिका से रिलेटेड जो करंट अप में चीजें चल रही हैं, उससे आप अपडेट होते रहेंगे। उसके बाद अगर बहुत बच्चे कहते हैं कि मैडम इतना सारा सोर्स जो है वो रिलायबल होगा या नहीं होगा, तो अगर आपको इसके बाद भी अगर वक्त बचता है तो आप योजना और कुरुक्षेत्र जैसे मैगजीन को जो है, ये मंथली मैगजीन है, तो आप उसका हमारे साइट पे इसका आपको जिस्ट भी मिलता है। अगर नहीं भी मिले, अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप अगर ये मैगजीन उठा के देखेंगे तो योजना और कुरुक्षेत्र में जो है हर महीने किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक से जो है रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं कई तरह के। आपको कुछ नहीं करना है, अगर वो आर्टिकल्स आपको देख के इम्पोर्टेंट लगे तो आपको उसमें से 1 या 2 आर्टिकल्स जो है पूरे पढ़ लेने हैं और उसका शॉर्ट नोट, जॉटिंग्स आपको बना लेना है। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि अभी जो है किसान नीति में बदलाव हुआ है, कृषि नीतियों में बदलाव हुआ है, अब उससे रिलेटेड योजना या कुरुक्षेत्र आई, आप उसको खोलिए, उसके 2 आर्टिकल्स जो है आप पढ़ लीजिए किसी एक टॉपिक पे, और जो है फिर उसका जो है लिख लीजिए कृषि नीतियों में बदलाव आए तो क्या क्या बदलाव आए। तो अच्छा, मौद्रिक नीति, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य में ये बदलाव आया, जो आपका उसका खाद्य सुरक्षा के तहत जो है खाद्य जो है जमा करना या बफर स्टॉक में ये बदलाव आया, किसानों को ये सुविधा दी गई। तो आपको शॉर्ट पॉइंट्स में उसका जो है एक नोट्स बना के अपने पास रख लेना है, ताकि इतना शॉर्ट भी नहीं बनाइएगा कि आपको आपका लिखा हुआ चीज समझ में नहीं है। ठीक है, और एक चीज मैं और कहूंगी कि कोशिश कीजिएगा खुद का नोट्स खुद से बनाने से, क्योंकि जब भी हम हो या आप हो, अगर नोट्स बनाते हैं तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाते हैं। क्योंकि अगर मैं नोट्स बनाने बैठूंगी तो मैं अगर 3-4 सालों से प्रिपरेशन में हूँ तो मैं वही चीजें लिखूंगी जो मुझे नहीं पता है, मेरे नोट्स में वही चीजें आएंगी जो मुझे नहीं पता है। जो चीजें मुझे पता है अगर वो स्थिर भाग से संबंधित और मैं क्लियर उसके बारे में जानती हूँ तो वो मैं अपने नोट्स में नहीं लिखूंगी। इसलिए अगर आपको नोट्स बनाने की आदत है या नोट्स के द्वारा पढ़ने की आदत है तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपना नोट्स स्वयं बनाएं। दूसरे का नोट्स आपके किसी काम नहीं आने वाला बनाया। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपना नोट्स अपनी जानकारी, अपनी समझ और अपनी जो है सहूलियत के हिसाब से बनाता है। ठीक है, तो ये साइट्स है, इनके अलावा मैं कोई चीज रिकमेंड नहीं करूंगी। आपका बस अगर आप इतना काम कर लेते हैं, ये चीजों से अगर आप अपडेट हो जाते हैं तो आपको फिर समसामयिकी के लिए किसी और स्रोत पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जनसत्ता या दैनिक जागरण अखबार, DD न्यूज, PIB साइट,
PRS वेबसाइट, योजना और कुरुक्षेत्र, ये इतनी चीजें ही काफी हैं। इतनी चीजें भी आप शायद डे टू डे बेसिस पे ना कर पाओ, लेकिन 2 से घंटे से ज्यादा जो है आप अपने करंट अफेयर्स में इन्वेस्ट मत करना। अगर शुरुआत दौर है तो हो सकता है 2 का 3 घंटा हो जाए, ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम है आपके करंट अफेयर्स का, वो 2 घंटा अगर आपने सही ढंग से पढ़ लिया तो करंट अफेयर्स का आपका पूरा कवरेज हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका न्यूज़पेपर सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपका डीडी न्यूज। मैं कहूंगी कि अगर आपने अगर आदत लगा ली इसकी, तो आपकी सिविल सेवा परीक्षा के अलावा भी अगर जो स्टेट सेवाओं की जो परीक्षा होती है, जो राज्य सेवा परीक्षाएं होती है, उसमें भी, या फिर आप अगर किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है एक आप अप टू डेट हो जाएंगे कि हाँ ये चीजें न्यूज में चल रही थी, ठीक है। उसके बाद पत्र सूचना कार्यालय, PRS वेबसाइट, और महीने में एक बार योजना और कुरुक्षेत्र आती है, उस पे आप जो है डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज ऐसी हो जो समझ नहीं आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कभी भी लगे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप तुरंत मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने एक इंटरेक्टिव सेशन रखा है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर आपके में एक भी डाउट जो है, सारे डाउट क्लियर करके जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस सेशन के बाद आप जाए और आपको कुछ ऐसी चीजें छूट जाए कि लगे कि नहीं, मैं मुझे पूछ लेना चाहिए या मुझे समझ आ जाता। तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं किसी भी टाइम मुझसे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि समसामयिकी को सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों के साथ कैसे जोड़ें। तो सबसे पहले मैंने आपको उसका तरीका बता दिया कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बैठे, तो आप अपने सामने अपना सिलेबस हमेशा रखें, ताकि जब भी आप उस करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू करें, उसमें सबसे पहला आप ये काम करें कि आप उसको अपने सिलेबस से लिंक कर लीजिए कि कहाँ पे ये किस GS प्रश्न पत्र का भाग है और स्पेशली ये कहाँ आता है, ठीक है। जैसे अभी कुपोषण को खत्म करने के लिए बहुत सारी योजनाएं जो है सरकार चला रही है, तो ये जो है आपका GS पेपर 3 का हिस्सा, अर्थव्यवस्था का, लेकिन उसमें जो है खासकर एक खाद्य सुरक्षा की जो बात आती है वहां से संबंधित है। तो सबसे पहला जो मूल मंत्र है वो ये है कि जब भी आप करंट अफेयर्स या समसामयिकी पढ़िए, सामने आपका सिलेबस खुला होना चाहिए, तभी जो है आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है मानचित्र या मैप्स का। देखा होगा आपने, जैसे मान लीजिए अभी जो है सबसे दुनिया का सबसे बड़ा टनल, अटल टनल का अभी जो है शुरुआत हुआ है। उसमें जो है आप न्यूज़पेपर जब देखेंगे तो उसमें आपको टनल के साथ साथ जो है मैप दिए गए, अटल टनल का जहां दर्शाया गया उसमें आपको मैप भी दर्शाया गया। तो आपके जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो आपका मानचित्र या मैप है, जो यूपीएससी परीक्षा में बहुत हेल्पफुल है। मानचित्र एक तो आपके ज्योग्राफी पेपर, भूगोल पेपर से सीधा संबंधित है। उसके अलावा जैसे इस साल इन्वायरमेंट में जब पर्यावरण का आप क्वेश्चन देखिएगा तो 2 ऐसे क्वेश्चन है जो नेशनल पार्क से संबंधित है और एक पार्टिकुलर स्पीसीज से। जिसने भी उसको मैप पे पढ़ा होगा उसको क्लियरली याद होगा। जैसे देखिए साल भर में जो है आप एक मैप बनाइए, आपको अगर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है तो आप हर चीज का एक, अगर वो मानचित्र पे दर्शाने वाली है तो हर विषय का एक मानचित्र रखिए अपने सामने। जैसे मैंने एक मानचित्र बनाया इंडिया का, और उस पे जो है मैं जितने भी न्यूज में नेशनल पार्क रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहे हैं, टाइगर रिजर्व रहे हैं, उनको मैंने जगह के साथ इंडिकेट कर दिया। साथ ही मैंने ये किया कि उसमें अगर किसी नए प्रजाति का कोई नया प्रजाति मिला है वो मैंने लिख दिया, या फिर उस नेशनल पार्क या उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का या राष्ट्रीय उद्यान या फिर जो है आपका नेशनल पार्क या जीव उद्यान या जैव आरक्षित क्षेत्रों से संबंधित कोई एक ऐसा जो है पशु है या पक्षी है या प्राणी है जो केवल उस क्षेत्र में पाया जाता है, मैंने उसको वहीं पे लिख दिया कि हाँ, जैसे आपको पता है हंगुल है
वो सिर्फ जो है आपको जम्मू कश्मीर का एक जो है आपको नेशनल पार्क है वही पाया जाता है। तो इस तरह से जो है अगर जब आप उसको चार्ट पे बना के पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगा उस चीज को रिवाइज करने में। अब मान लीजिए आपने एक बार चार्ट पे उसको बना लिया, अब आपको जो है उस न्यूज़पेपर को खोलने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही उस मैप को खोलेंगे ना तो आपने पॉइंट्स में उस चीज को लिखा है, आप वहां देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये नेशनल पार्क है, यहाँ के इम्पोर्टेंट जो है जो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं वो ये स्पीसीज है, और न्यूज में जो है इस नेशनल पार्क से रिलेटेड ये खबर थी। इतना आपके प्रिपरेशन के लिए काफी है। इसी तरह मान लीजिए कि आपको पता है कि भूकंप आते रहते हैं या ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है, आपने जो है मानचित्र बनाया, विश्व का तो विश्व का, भारत का तो भारत का, भारत में तो एक ही जगह है जहां ज्वालामुखी विस्फोट होता है, या विश्व में आपने बना लिया कि इस जगह जो है भूकंप आए या ज्वालामुखी विस्फोट हुआ साल भर में यहाँ। आप जो है जब आप मानचित्र पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे रीजन है जहां हमेशा जो है आपको भूकंप जो है आता रहता है। आपका रिंग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जो आपका प्रशांत महासागर का जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, उसके चारों तरफ का एरिया ऐसा है जहां आपको जो है हमेशा भूकंप आता रहता है या ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। तो जब आप उसको मैप पर दर्शा के पढ़ोगे ना और उससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आप कभी जो है कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे ही अगर आपको वो क्वेश्चन वो प्रश्न दिखेगा आपको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा मैप पे मैंने यहाँ इसको दर्शाया था। जब भी आप रीडिंग करोगे ना तो जो टेक्स्ट से ज्यादा जो है ना आपको पिक्चर्स याद रहते हैं। तो कोशिश करो कि जो चीज आप मानचित्र पर दर्शा सकते हो उन चीजों को आप मानचित्र के सहारे पढ़ो। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप मानचित्र पे पढ़ सकते हो। मान लो आप इतिहास पढ़ रहे हो, उस इतिहास में आप अकबर के बारे में पढ़ रहे हो, आप जो है ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ रहे हो कि ऐसे कौन कौन से जगह थे जहां ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा किया था, या ऐसे कौन कौन से स्थान थे जहां सूती मिल, जैसे अभी था कि अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा कारण क्या था कि सबसे बड़ा ज्यादा हानि क्या हुई थी जो है ब्रिटिश सरकार के भारत में आने के बाद सबसे ज्यादा क्या हुआ था हानि। तो अब मान लीजिए आप ब्रिटिश सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने इंडिया का मैप बनाया और उसमें आपने दर्शाया कि चलिए यहाँ जो है आपका जो गुजरात वाला एरिया है यहाँ पे इन्होंने मिल बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश किए। अभी जो है एक विक्टोरिया जो है मेमोरियल के बारे में न्यूज आई थी, तो विक्टोरिया मेमोरियल अगर आपने मैप पे दर्शाया होगा तो आपको क्लियरली पता होगा कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है। और आपको ये भी है, उसके साथ आप एक पॉइंट लिख दीजिए, किसने बनवाया, किसके रीजन में बना और क्यों बनाया गया। तो क्या होगा फिर जो है आपको हिस्ट्री का उस पोर्शन का रिवीजन करना है, खासकर जब प्रीलिम्स का टाइम आता है उस समय बहुत कम समय होता है चीजों को रिवाइज करने का, क्योंकि चीजें बहुत सारी होती हैं और रिवाइज करने के लिए बहुत कम समय होता है। उस समय इस तरह के अगर मानचित्र आपके पास है तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसान है। अब जैसे आपको पता है कि ब्रिटिशर्स से पहले भी जो है हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भी बहुत सारे जैसे पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, तो इन सब को अगर आप मैप में दर्शा के पढ़िएगा तो बहुत आसान है। तो जैसे अगर आप मान लीजिए कि भूगोल में आप नदी के बारे में, किसी नदी मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी का पूरा अगर जैसे पिछले 2-3 सालों के प्रश्न में आप देखेंगे कि नदी से संबंधित पूछता है कि इसका जो है सहायक नदियां या मुख्य सहायक नदियां कैसी हैं। कभी कभी ये पूछता है कि ये नदियां कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उन राज्यों को पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाए। तो इन सब तरह के प्रश्नों को भी जब अगर आप मानचित्र के जरिए पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी है। या बहुत बार ये भी पूछता है कि ये गंगा नदी है, इसमें जो है दाएं साइड से इसकी सहायक नदियां कौन सी है जो दाएं से आके इसमें जुड़ती हैं, या वैसे सहायक नदियां जो इसको बाएं से आके जुड़ती हैं। तो अगर आप जैसे अभी इस साल भी जो है प्रश्न पत्र आप देखेंगे तो नदियों के बारे में था, और जो है स्थान था कि कहाँ ये जाके मतलब इसका माउथ कहाँ है, ये कहाँ ये जाके समुद्र में मिलती है। तो अगर उसको आपने मैप पे कर रखा है तो आपको वो क्लियरली याद रहेगा। जैसे ही आप मैप खोलेंगे नदी का पाथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा उद्गम स्थान यहाँ है और यहाँ इसका मुहाना है जहाँ जाके ये किसी सागर में, किसी महासागर में
जाके मिल रही है। तो सबसे पहले जो है, जो भी चीज जो मानचित्र पर आप पढ़ सकते हैं, कोशिश कीजिए अपनी पढ़ाई में मानचित्र ऐड करने का। खासकर अगर किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल है पेपर, तो उनका जो है 2 in 1 काम हो जाएगा। एक तो होगा कि वो जो है मैप बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि आपको जो है डायग्राम मैप वगैरह बनाने पड़ते हैं एग्जाम में। और दूसरा ये होगा उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा से होगा। अगर आप नहीं भी हैं तो जीएस पेपर 1 का जब हिस्सा आता है लिखने का, और भारत में मान लीजिए आपको अभी आपको न्यूज आई कि आप बताइए कि हिमालय का जो विस्तार है भारत में, उसको आप जो है दर्शाइए। तो अगर आपको मैप पता है तो आप बहुत आसानी से जो है हिमालय के बारे में डिस्क्राइब कर देंगे। साथ ही एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आप छोटा सा एक रफ मैप जो है बना के और उसको दर्शा पाएंगे। तो मैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिए आप उसको अपने समसामयिकी से जोड़ने का जहां भी। अब जैसे एक बार आपने जो है मैप बना लिया किसी चीज का, तो दोबारा जब उससे संबंधित कोई न्यूज आएगा तो आपको दूसरा मैप बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास राष्ट्रीय उद्यान का मैप है, मेरे पास जो है जैसे पासेस का मैप है, दर्रों का मैप है। किसी दर्रे से संबंधित कोई खबर आई, मैं उसी मैप में दूसरे, पहला दर्रा मैंने बता रखा है, दूसरे दर्रे को मैं वहां लिख दूंगी और उसके आसपास के क्षेत्रों को भी मैं अंकित कर लूंगी, ताकि अगर एग्जाम में जब आप देखिएगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दर्रे या किसी जो है किसी स्थान का चर्चा खबर में सब न्यूज में होता है, उस चीज को नहीं पूछ के उसके आसपास के क्षेत्रों को पूछ लिया जाता है। तो अगर आप मैप पे वो वर्क करके रखे तो आपको जो है उस क्षेत्र से और उसके अगल बगल जितने महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो आपको याद रहेंगे। दूसरा क्या है, प्रवाह चार्ट या फ्लो डायग्राम। जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, कभी कभी कोई न्यूज जो है पूरी डिटेल लिखी नहीं आती है, लेकिन फ्लो चार्ट के रूप में उस न्यूज को दर्शाया जाता है। तीसरा जो है बॉक्सेस। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी न्यूज है जिनको बॉक्सेस में दिया जाता है, जिनको जो है सिर्फ जो है उनका मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं और एक बॉक्स बना के उनको दर्शाया जाता है। उसके बाद जो है रंगीन पट्टियों में दी गई बिंदु। बहुत बार आप न्यूज़पेपर जब खोलेंगे तो देखेंगे कि कुछ ऐसे न्यूज हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा क्या होता है कि उसको जो है स्टैटिक पोर्शन से जोड़ने के लिए एक बॉक्स बना के और उसमें उसका स्टैटिक भाग जो है उसका स्थिर भाग के बारे में थोड़ी जानकारी दी रहती है। उसके अलावा जो है अगर उससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदुएं होती हैं तो वो रंगीन पट्टी में आपको पॉइंट्स बना के या स्टार मार्क करके या इस तरह से 1 लाइन 2 लाइन में दिया होता है। तो जब भी आप सामान्य अध्ययन चीजों को पढ़े तो इन चीजों को कोशिश करें आपके उसमें सामान्य अध्ययन के पढ़ने के समय आप उसको जोड़ें, समसामयिकी को सामान्य अध्ययन के साथ जोड़ें। मानचित्र है तो मानचित्र प्रवाह चार्ट के हिसाब से भी आप जोड़ सकते हैं। उसके अलावा आप बॉक्स बना के, जैसे मान लीजिए आपने जो है अभी कहीं पे आपने अभी मैं अटल टनल पढ़ाऊंगी तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि आप किस तरह से जोड़ सकते हैं। मैंने वो टॉपिक रखा है तो मैं वहां आपको और क्लियर बताऊंगी कि किस तरह से आप जो है करंट अफेयर्स को अपने स्थिर भागों के साथ जोड़ेंगे। मैं आज 2 3 4 ही टॉपिक लूंगी, लेकिन ऐसे टॉपिक्स लूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से उसमें पढ़ना है। ठीक है, तो हमेशा जो है मानचित्र, प्रवाह चार्ट, बॉक्स और जो है स्टार मार्क वगैरह जो कहीं न्यूज में दर्शाया गया है उस पर जरूर ध्यान दें जब भी आप कोई खबर या समसामयिकी पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, अभी तक सबको सब क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई ऐसा चीज जो समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है आज हम लोग करंट अफेयर्स प्रोग्राम का पहला जो है टॉपिक शुरू करते हैं और करंट अफेयर्स की का जो है शुरू करते हैं पढ़ना। जो सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है वो आपका अटल टनल है। ठीक है, ये अटल टनल में जो है हाँ पारस, ये क्लास जो है हर सैटरडे को होगी इसी टाइम में। आपकी करंट अफेयर्स प्रोग्राम शायद सैटरडे को है। अभी मेरे पास अगर
सैटरडे, एवरी सैटरडे ही है ये शेड्यूल में आपके। तो ये जो फर्स्ट क्लास था ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होंगी उसमें मैं सीधे करंट अफेयर्स पढ़ाना शुरू करूंगी। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दे दिया ताकि आपको जो है सोर्सेस के लिए प्रॉब्लम नहीं हो, आपको ये नहीं समझ में आए कि हम कैसे अटैच करें, क्या पढ़े, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए मैंने आज जो है एक इंट्रोडक्टरी क्लास लिया है और इसमें मैंने सारा जो है डिस्कस किया है। अब मैं मेन टॉपिक जो है हमारा करंट अफेयर उससे शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा अटल टनल। अभी जो है ये बिल्कुल मैंने अक्टूबर का लास्ट वीक का न्यूज लिया है। ये 3 अक्टूबर की बात है जब अटल टनल का इनॉग्रेशन या उसकी शुरुआत की गई हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। अब ये अटल टनल है, इसको देखिए, मैंने सबसे पहले पढ़ाने शुरू करने से पहले मैंने आपको ये बता दिया कि आपके ये सामान्य अध्ययन पत्र 3 अर्थव्यवस्था का भाग है। उस भाग में सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है जहां ये फिट बैठता है उसमें आपका एक बुनियादी ढांचा या का भाग है जिसमें आपको सड़क, ऊर्जा, रेल, विद्युत, ये सारी चीजें आती है। उसका ये एक खास हिस्सा है। तो जो आपका अटल टनल है वो आपका जीएस पेपर 3 का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचा, खासकर सड़क। ठीक है, तो बात करते हैं अटल टनल की। अब जो अटल टनल है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं पहले बता देती हूँ। तो अटल टनल जो है इसका जो एक सोच है या इस चीज को प्रस्तावित किया गया था अटल जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा किया गया था इसका शुरुआत। लेकिन जो है उस समय इसका नाम जो है वो रोहतांग टनल था। उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता है कि 2017 में उनका निधन हुआ और उनके निधन के बाद जो है 2002 में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और इसका शिलान्यास जो है 2010 में जो है सोनिया गांधी जी के द्वारा किया गया था। लेकिन तब तक जो है इसका नाम रोहतांग टनल था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पे जो 25 दिसंबर है 2019 में इस टनल का नाम बदल के जो है अटल टनल रख दिया। अच्छा, मुझे कोई एक चीज बताएगा कि 25 दिसंबर को का जो दिन है वो उसको और किस दिन के रूप में हम जानते हैं? वो दिन एक खास महत्व रखता है। उस दिन को हम किस दिवस के रूप में जानते हैं? किसी को पता है? आप लोग अब क्रिसमस मत बोल दीजिएगा क्योंकि मुझे भी पता है कि उसको बड़ा दिन बोलते हैं। उसके अलावा भी जो है एक दिवस का नाम दिया गया है उसको। किसी को पता है क्या? एनीवन? आप लोग इतने इनएक्टिव क्यों हो? अभिषेक, आदित्य, आशीष, पारस, कंचन, सोफिया, प्रियंत। हाँ, बर्थडे है वो मुझे पता है, एक दिवस के रूप में जाना जाता है उसको। गुड गवर्नेंस डे के रूप में जाना जाता है। आप लोग जाके आज पढ़िएगा कि गुड गवर्नेंस डे कब, आप लोगों का ये होमवर्क है कि गुड गवर्नेंस डे कब से शुरुआत की गई उसकी, उसका नाम क्यों रखा गया। ठीक है, चलिए। तो आपको इसका नाम जो है 2019 में अटल जी के मृत्यु के उपरांत जो है 2019 में जब उनका जन्मदिन था, उस जन्मदिन पे जो है हमारे प्रधानमंत्री ने इसका नाम बदल के जो है अटल टनल रख दिया। ठीक है, तो अटल टनल की बात करें तो ये अटल टनल जो है आपको ये दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग है, सबसे लंबा टनल है आपका। ठीक है, इसकी कुल लंबाई जो है आपको 9.2 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और ये जो है पहले क्या होता था ना, जब तक अटल टनल नहीं था तब तक एक रोहतांग और स्पीति घाटी से जोड़ता था।
हिमाचल प्रदेश में। लेकिन आपको पता है कि हिमालय पर जो है ठंड का सीजन बहुत लंबा होता है, शीत ऋतु बहुत लंबे समय तक चलती है। तो इस टनल से पहले क्या होता था ना कि 6 महीनों के लिए ये जो मार्ग है रोहतांग पास वाला, जो मनाली को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता था, ये बंद हो जाता। और इस वजह से क्या होता था कि जो हमारे जवान हैं उन तक जो है रसद नहीं पहुंच पाती थी। वहां जो है अगर किसी का मेडिकल इमरजेंसी, स्वास्थ्य से संबंधित कोई जो है इमरजेंसी हो गई, उस इमरजेंसी के समय में भी जो है आना जाना, आवागमन बंद हो जाती थी। और इस वजह से काफी तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता था वहां के लोगों को। ठीक है, लेकिन इस टनल की वजह से क्या हुआ, मैं अभी आपको मानचित्र में भी दिखाऊंगी। देखिए, ये आपका मानचित्र है, ठीक है। तो मानचित्र में आप देख रहे हैं कि आपको जम्मू कश्मीर का और हिमाचल प्रदेश का नक्शा दिखाया गया है। तो ये जो रोहतांग, आपका रोहतांग टनल या अटल टनल है, ये आपको पीर पंजाल रेंज के पर जो रोहतांग पास है, इसके अंडर बनाया गया है। आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने हिमालय पढ़ा है, कैसे आपको करंट अफेयर्स को लिंक करना है। अगर पीर पंजाल रेंज की बात आई है तो मुझे कोई बताइए कि हिमालय को, सबसे पहले बताइए हिमालय को कितने भागों में बांटते हैं। तो हिमालय को जो है हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला आपका है ट्रांस हिमालय, या उसको तिब्बतन हिमालय बोलते हैं। उसके बाद जो आता है हमारा, वो आपका है ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय या हिमाद्री। उसके बाद जो तीसरा है वो हमारा आता है लेसर हिमालय और मध्य हिमालय, जिसको हम लोग हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। और जो आखिरी भाग है हमारे हिमालय की, वो है शिवालिक। ठीक है, तो जो हमारा पीर पंजाल रेंज है, वो आपका हिमाचल हिमालय या जो है मध्य हिमालय का एक भाग है। तो पहले जो है मैंने बताया कि बर्फबारी की वजह से क्या होता था, 6 महीने के लिए वो टनल बंद हो जाती थी और इस वजह से काफी दिक्कत होती थी। तो इस दिक्कत को सुलझाने के लिए ही जो है, इस दिक्कत को सुलझाने के लिए ही जो है अटल टनल या रोहतांग टनल का जो है प्रस्ताव रखा गया। तो ये देखिए आपका जो है यहाँ डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मनाली से लेके और जो है आपको लेह तक, कुल्लू से लेके लेह तक जो है ये अटल टनल जोड़ता है। पहले अगर आपको मनाली से जो है आपको लेह तक जाना होता था तो आपको जो है रोहतांग पास से होके जाना पड़ता था, और एक ये लंबा रास्ता था। ये आप डायग्राम में यहाँ येलो जो ऑरेंज लाइन है आप देख सकते हैं। लेकिन क्या किया गया, अटल टनल की मदद से जो रोहतांग पास के ठीक नीचे बनाया गया, ये डिस्टेंस जो है आपको छोटी कर दी गई। लगभग जो है किलोमीटर की दूरी जो है कम हो गई और 4 से लेके 5 घंटों का जो सफर था, वो सफर जो है, सफर के समय में कमी आ गई। तो इससे क्या हुआ कि आपको चाहे अब बर्फबारी हो या मौसम खराब हो, किसी भी समय साल के 365 दिन 12 महीने जो है, अब ये हो गया कि मनाली से जो है आप लेह तक जो है आराम से आ जा सकते हैं इस टनल की मदद से। ठीक है, दूसरा है कि ये टनल जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख, इन सब को सशक्त करेगा। तो आपको ये याद रखनी है कि इस टनल का विस्तार किन राज्यों या किन केंद्र शासित प्रदेशों से होके है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीएससी ये क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है कि अटल टनल जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर किन राज्यों से, राज्यों का नाम दे देगी, उसमें से आपको बताएगी कि इन राज्यों से होके गुजरती है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद अटल टनल जो है, जो आपका रोहतांग पास है, मुझे आप लोग बता सकते हैं, आप लोगों को पता है पास क्या होता है, या दर्रा जिसको बोलते हैं वो क्या होता है? दर्रा या पास क्या होता है, किसी को पता है?
तो दर्रा सिर्फ दो माउंटेन्स के बीच में ही होता है पारस? ठीक है, तो देखिए दर्रा प्राय क्या होता है, जब आप ऊंचे पर्वतों पर जाइएगा तो उन पर्वतों पर क्या होता है ना, उन पर्वतों को एक तरफ से दूसरे तरफ लांघने के लिए तो जो आपका जो है रास्ता जो है, अगर आप पहाड़ पे चढ़ के जाइएगा तो बहुत समय लगेगा। इनफैक्ट ये हो सकता है कि पहाड़ इतने खतरनाक हो उसकी चढ़ाई की आप उसको पार नहीं कर सके। तो दर्रा या पासेस जो होता है वो एक नेचुरल रास्ता, एक प्राकृतिक रास्ता होता है, जो रास्ता आपको मदद करता है दो पर्वतों के बीच से होके गुजरने की। ठीक है, इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अटल टनल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप प्लीज इसमें मैप जरूर ऐड कीजिएगा। इसमें आप दिखाइएगा लेह कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, उसके आसपास आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है रेंजेस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है। जैसे आपको पता है कि जो ब्यास नदी है वो आपकी मनाली से होके बहती है, तो जो रोहतांग पास है वो कुल्लू वैली और लाहौल और स्पीति वैली को जोड़ता है, और इसी पास के नीचे से होके जो है ये अटल टनल बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि अटल टनल आखिर बनाया किसने है। तो अटल टनल जो है आपको सीमा सड़क संगठन या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको BRO बोलते हैं, उन्होंने और भारतीय इंजीनियरों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। अब अगर आप सीमा सड़क संगठन की बात करते हैं तो मुझे कोई बताएगा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या सीमा सड़क संगठन क्या है? किसी को पता है इसके बारे में? क्योंकि अगर भारत की बात करें तो ये सीमा सड़क संगठन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जो है ये जो है बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाता है। किसी को पता है कि सीमा सड़क संगठन क्या है? इसी तरह से देखिए करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपके सामने आ गई आपको उसको हमेशा क्लियर करके चलना है। कोई भी आप करंट अफेयर्स पढ़िए, आपको उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया पास क्या है, आपको पता है पास क्या है। रोहतांग पास किन दो जगहों को जोड़ता है आपको वो पता होना चाहिए। फिर आपको मैंने बताया कि ये मिडिल हिमालय का पार्ट है, तो अगर आप मैप पे पढ़िएगा तो आपको बहुत आसानी से पता चलेगा पीर पंजाल रेंज कहाँ है। ठीक है, तो पारस बिल्कुल सही है। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो बॉर्डर के रोड्स, इंडिया में जितने भी बॉर्डर्स हैं उनके रोड्स को बनाती है। ठीक है, जो ये क्या करती है कि इंडिया के बॉर्डर के जितने भी रोड्स हैं उनको बनाना और उनकी देखभाल करना जो है इन्हीं के अंडर आता है। इसके अलावा जो आपके पड़ोसी राज्य हैं जो आपसे बहुत अच्छा जिनका संबंध है, उन जो है देशों में भी जो है ये सड़क निर्माण का कार्य करते हैं। BRO अभी करंट जो है 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में काम कर रही है। इसके अलावा जो आपके पड़ोसी देश है, चाहे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका, याद रखिएगा अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में भी ये जो बॉर्डर एरिया है वहां सड़क निर्माण का कार्य करती है और उसकी देखरेख भी करती है। सीमा सड़क संगठन में ज्यादातर आर्मी के इंजीनियर शामिल होते हैं जो देश को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ भी जो है देश को सुरक्षा प्रदान करने के साथ भी जो है आपको देश को जो है ऐसे दुर्गम स्थानों से भी जोड़ते हैं जिन दुर्गम स्थानों पर अगर आप बिना रोड के जाने की सोचें तो ये संभव नहीं है। और बदलती परिस्थितियों के कारण ये भी होता है कि आप देख रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, नेपाल से जो है हमारे संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, पाकिस्तान से हमारे संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, या चीन से हमारे संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। अगर वहां पे रास्ता ना हो तो उन जगहों पर कैसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी, या उन जगहों पर कैसे जो है हमारे सेना के जवान पहुंचेंगे, अगर रोड की कनेक्टिविटी नहीं होगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा।
क्या दोबारा जानना है सोनिया, आपको बताइए मुझे। नहीं, आशीष नेपाल में नहीं वर्क करती है ये कंस्ट्रक्शन का। देखिए अटल टनल जो है, आप शायद बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो अटल टनल जो है ये दुनिया का सबसे लंबा टनल है और जो है ये लगभग 8.8 से या 9.02 किलोमीटर लंबा है। और इस टनल की वजह से क्या हुआ कि मनाली से लेके लेह तक जो है आप सालों भर जो है सड़क को आप मतलब आ जा सकते हैं। पहले ये होता था कि जब तक रोहतांग पास से ये रास्ता था, तो जब सर्दियों का वक्त आता था तो 6 महीने तक ये रास्ता बंद होता था। इस वजह से जो है काफी दिक्कतें आती थी। ठीक है, अटल टनल एक्चुअली जो है वो एक रास्ता है, एक सड़क मार्ग बनाया गया है, जिस सड़क मार्ग से जो है आपको मनाली हिमाचल प्रदेश से लेके आप लेह तक जो है आसानी से आ जा सकते हैं। एक्चुअली मैंने बीआरओ के बारे में क्या बताया आशीष, कि वो जो आपके फ्रेंडली नाइबरिंग कंट्रीज हैं जिनसे आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, उन देशों में रोड बनाता है। आपको पता है कि अभी के करंट सिनेरियो में आप क्या देख सकते हैं कि नेपाल से जो है आपके संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। नेपाल क्या कर रहा है कि बहुत सारा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। उसने अभी आपने देखा कि नया नक्शा पास किया है जिसमें उसने अब काला पानी को अपना हिस्सा बताया है। यहाँ तक कि जो है वो वहां इलेक्शन कराने की भी सोच रहा है। अब आशीष इसके बारे में मैं आपको बेटर कहूंगी कि आप जो है एक बार जो है बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है आप उसको खोल के पढ़िए, जो उसकी साइट है आप जाइए उस पे और क्लियरली आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए संबंध जो है अगर आप किसी से बनाते हैं तो वैसे देश जहां से आपका उतार चढ़ाव वाला संबंध होता है वहां पे जो है बहुत सारी ऐसी चीजें जो है जिसके लिए आप रिलाय नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर मान लीजिए अगर आपके आपके कोई मित्र है, आपके बहुत सारे मित्र होंगे, उसमें से कुछ ऐसे मित्र होंगे जो है मतलबी होंगे, मतलब आपके पास तभी वो आते होंगे जब उनको अपना काम होता होगा। वो आते होंगे आपसे अपना काम निकलवाते होंगे और निकल जाते होंगे। तो क्या है कि जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आप उसकी हेल्प कीजिएगा, लेकिन जब आप समझ जाइएगा कि अरे ये मतलबी है, मेरे पास तभी आता है जब इसको काम होता है, तो आप जो है उसकी हेल्प करना बंद कर देंगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे आपके जो आपके साथ तब भी खड़े होते हैं जब आपके साथ कोई नहीं है। तो अगर वो दोस्त आपके पास मदद मांगने आएगा तो आप क्या है, अगर आपके पास हो या नहीं हो, आप कहीं से भी अरेंज करके किसी भी तरह से आप उसका हेल्प कर देंगे। तो यही होता है कि जो किसी भी अगर आप अपने तरफ से किसी को हेल्प भेज रहे हैं या फिर एक लॉन्ग टर्म संबंध है, तो उसी देश के साथ ज्यादा गाढ़े होते हैं जहां पे आपका एक उतार चढ़ाव वाला। हाँ बिल्कुल, हेल्प क्यों नहीं करेगा। अभी अगर मान लीजिए जैसे आपको पता है कि सबसे ज्यादा नेपाल को अगर कोई हेल्प करता है तो वो इंडिया है, चाहे उसके खाने पीने का दाम हो। जैसे अभी विवाद की वजह से क्या हुआ था कि इंडिया ने जो है राशन बंद कर दिया था नेपाल को, तो क्या हुआ था वहां जो तेल है वो 300 रुपए लीटर चला गया था। वहां पे जो अनाज है वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी, लोग खाने खाने को तरस गए थे। फिर भी जो है चीन के साथ होने की वजह से क्या है, नेपाल अभी भी बहुत ज्यादा अकड़ रहा है। वो अब हमारे क्षेत्रों को अपना बता रहा है, गोलीबारी भी हुई थी, फायरिंग भी हुई थी। बिल्कुल, वो उस पे जो है बहुत ज्यादा जो है कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो चाइना को रास्ता दे रहा है
कि वो अपना जो है मिलिट्री स्टेशंस वहां बनाए मिलिट्री को ऑपरेट करने के लिए। तो जब तक चीजें नॉर्मल रहती हैं, कभी भी करार ये नहीं होता है। होगा, जब नेपाल फिर से जो है पहले वाले सिचुएशंस में होगा तो जरूर हेल्प होगी, बिल्कुल। तो इसकी बात हम डिटेल में तब करेंगे जब मैं इंडिया चाइना पढ़ाऊंगी अंतरराष्ट्रीय संबंध में। अभी हम लोग अटल टनल की बात कर रहे हैं, वहीं पे बात करते हैं, ठीक है। तो अटल टनल जो है आपका बीआरओ और इंडियन इंजीनियर्स का एक इंजीनियरिंग मार्वल है, एक ऐसी टनल है जो जिसको हमेशा, तो इस टनल में ऐसा खास क्या है, तो इस टनल में बहुत सारी चीजों को, नई नई तकनीकों को इंस्टॉल किया गया है। जैसे इसमें सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम है। जैसे मान लीजिए आपको सांस नहीं आ रही, तो आप जो है हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो है वहां सिस्टम्स लगाए गए हैं कि आप अपने आप को जाइए वहां पे, मतलब आपको अगर किसी चीज की प्रॉब्लम है तो आप जो है तुरंत जो है क्वेरी कर सकते हैं कि मुझे इस तरह की दिक्कत हो रही है, तुरंत आपके पास सहायता आएगी। कई तरह के अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं, रोशनी और निगरानी की प्रणाली है, और आपको जो है थोड़ी थोड़ी 150 मीटर पे आपको कैमरास लगाए गए हैं। तो इन सब की मदद से, जबकि अगर ये सेना के लिए ये टनल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो भी टनल जो सेना के अधिकार में होता है या उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहां पे चौकस नजर रखी जाती है। तो इस टनल में अगर आपको कहीं भी लगे कि आप प्रॉब्लम में है या आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो तुरंत आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे हर जो है कुछ दूरी पे टेलीफोन, आपको 4G नेटवर्क प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो इस टनल में आपको तुरंत वो सुविधा जो है मुहैया कराई जाएगी, ठीक है। इस टनल से मैंने बता दिया कि 46 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो गई है मनाली और लेह के बीच में। इससे क्या है, 4 से 5 घंटे की बचत होती है, ठीक है। अब ये जो टनल है आपका, ये जो है मीन सी लेवल से जो है आपका 10,000 फीट ऊंचा है। मीन सी लेवल या औसत समुद्र तल क्या होता है, किसी को पता है? देखिए, ये है पार्ट 3 का, लेकिन इसमें पार्ट 1 जो है भूगोल आपको बहुत आ रहा है। आपको दर्रों के बारे में पूछा जा रहा है, आपको जो है माउंटेन्स के बारे में जानकारी आपको इसमें रखनी है। अगर मान लीजिए अटल टनल की विशेषताओं से संबंधित, या कहें कि अटल टनल का जो निर्माण हुआ है उसके बारे में आप जो है विस्तार रूप में व्याख्या कीजिए, किस तरह से अटल टनल के बनने से जो है हमारी आंतरिक सुरक्षा में वृद्धि होगी। तो आपको इसमें हर चीज डिस्कस करनी पड़ेगी। तो मुझे बताइए कि किसी को पता है कि मीन सी लेवल या औसत समुद्र तल से जो दूरी होती है वो कैसे होती है, कैसे मापा जाता है? मीन सी लेवल कभी आप लोगों ने सुना है क्या होता है? औसत समुद्र तल क्या है? ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि जो आपका मीन सी लेवल है वो समुद्र की सतह से कितना ऊपर जो है आप स्थित है। तो जो आपका पीर पंजाल रेंज है वो 13,500 फीट ऊंचा है मीन सी लेवल से, और जो आपका अटल टनल है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पे बना है। बिल्कुल। तो सुना है, तो मीन सी लेवल क्या होता है? जो समुद्र तल है उस तल से आप कितनी ऊंचाई पे हैं, वो मीन सी लेवल है, वो आपका औसत समुद्र तल की ऊंचाई है। तो ये 3,000 मीटर या 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, ठीक है। इतनी ऊंचाई पे होने के बावजूद भी जो है ये 300 साल के 365 दिन या फिर 12 महीने जो है एक रास्ता प्रोवाइड कराएगी, ताकि जो है किसी भी मौसम में जो है एक इंडिया के या भारत के बाकी हिस्सों से जो है लेह तक जो है या मनाली तक जो है सारी चीजें मनाली से लेह तक पहुंच पाए। जैसे अगर किसान है या बागवानी विशेषज्ञ है या उसके अलावा सेना के बलों को जाना है, अभी जो है आपको पता है बहुत सारे हथियार, टैंकर, रसद वगैरह जो है मूव किए जा रहे हैं। तो इस टनल की मदद से अब जो है सर्दियों के समय भी इन चीजों की मूवमेंट बहुत आसानी हो जाएगी। सुरक्षा बलों से संपर्क रखा जाएगा, उनको नियमित जो है हर चीजों की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही इस टनल की वजह से क्या होगा, उनको गश्त करने में आसानी हो। क्यों? क्योंकि रास्ता खुला होगा
तो वो आसानी से इस तरफ से उस तरफ से जाके गश्ती कर सकते हैं। पहले क्या होता था, रास्ता बंद हो जाता था, उनको खुद जो है इतनी ठंड में, जहाँ आदमी का शरीर जो है, प्राय आदमियों का शरीर जम जाए उतनी भी ठंड में जो है उस कठिनाई वाले रास्ते से काट के, बर्फ को काट के रास्ता बनाना पड़ता था, फिर जाके वो गश्ती करते थे। जिसमें आप हर साल न्यूज़पेपर पे देख सकते हैं कि सर्दियों के समय बहुत सारे जवान जो है वो हिम की नदी आती थी या हिम का जो है एक स्टॉर्म आता था जिसमें वो दब के मर जाते हैं। तो इन सब चीजों से जो है काफी जो है इन सब घटनाओं को रोका जा सकता है इससे, और इस टनल की मदद से जो है वो एक तरफ से दूसरे तरफ तक आराम से गश्ती कर सकते हैं। तो ये था आपका अटल टनल। उसमें ये डायग्राम है आपका, आप अगर नोट्स बनाए तो डायग्राम जरूर इंक्लूड करें, ठीक है। इसके अलावा मैंने न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल भी ऐड किया है। देखिए, मैं करंट अफेयर्स जब भी आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो उसमें जो है मैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स जरूर ऐड करूंगी, ताकि अगर मान लीजिए मैंने आपको नोट्स दिया, आपका कुछ छूट गया या जो है आप उस चीज को नहीं कवर कर पाए, तो आप आराम से, मैंने इसमें लिख दिया है कि ये दैनिक जागरण का जो है 3 तारीख का न्यूज़पेपर है और पहले ही पन्ने पर जो है आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है जब यहाँ से जाइएगा, जब इसको रिवीजन कर रहे होंगे, तो मेरे नोट्स के अलावा जो है आप इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ ही जो है आप पीआईबी साइट्स पर भी जाइएगा, तो अटल टनल का जब इनॉग्रेशन हुआ तो उससे संबंधित आर्टिकल जो है 3 तारीख या 2 तारीख में आपको वहां पे पीआईबी साइट पर भी मिल जाएंगे। आप वहां भी क्लिक करके खोल के पढ़ लीजिएगा, और जो चीजें मैंने इंक्लूड की है, जो चीज छूट गई है वो आप वहां से इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका अटल टनल। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। अटल टनल में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। देखिए, अटल टनल में एक साथ कई सारे जो है, अगर आप जब इसमें आंसर मेंस में लिखिएगा तो आपको इसका जीएस पेपर, एक स्लाइड, इसमें जो है अटल टनल में जो सिस्टम लगाए गए हैं उसके बारे में बात की गई है। उसके अलावा जो मैंने बताया कि 46 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया है, वो इसमें बात लिखी है। साथ ही मैंने ये बताया कि समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई जो अटल टनल की है वो 3000 मीटर या 10,000 फीट है, ठीक है। और इस टनल में सारी सुविधाएं दी गई हैं आपको, जो है अग्निशमन है, रोशनी है, निगरानी की प्रणाली है, वेंटिलेशन सिस्टम है आपको, और इसमें 24/7 आपको हेल्पलाइन है। साथ ही इसमें 4G जो है उस 4G की सुविधा भी दी गई है। हर जो है कुछ दूरी पे, 500 मीटर से भी कम दूरी पे आपको 4G की सुविधाएं दी गई है। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसमें हर अत्याधुनिक जो है जो सिस्टम्स है दुनिया के, वो सारे सिस्टम इसमें जो है लगाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया इस टनल की वजह से क्या होगा कि अब सालों भर जो है मनाली, इंडिया के रेस्ट, भारत के रेस्ट भाग से जो है आपको लेह लद्दाख जो है आपको सालों भर लेह जो है वो जुड़ा रहेगा, और हर समय सीमा सुरक्षा बलों को जो है रसद वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। किसी भी सामान को अगर पहुंचाना होगा तो सालों भर ये टनल खुला रहेगा और गश्ती करने में भी आसानी होगी, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, अटल टनल में कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। मैं होमवर्क देती जा रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसमें जो है आपको जब भी नोट्स बनाइएगा तो आपको मेरे नोट्स के अलावा आपको ये आर्टिकल पढ़नी है जो मैंने शेयर की। इसके अलावा आप लोगों को जो है पीआईबी साइट पे जाना है, 3 या 4 तारीख में आपको जो है इससे संबंधित आर्टिकल मिल जाएगा, वो भी आपको जो है पढ़ना है वहां से, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, नेक्स्ट जो है करंट अफेयर्स न्यूज की तरफ बढ़ रही हूँ।
ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका वैभव सम्मेलन 2020। तो ये जो वैभव सम्मेलन है आपका, ये आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 जीएस पेपर 2 के सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप एक टॉपिक है आपका, उससे संबंधित है। ठीक है, तो अगर इसमें है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं और गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है कि डिफरेंट एरिया में जो डेवलपमेंट या विकास हो रहा है उसको अगर ढंग से नहीं हो रहा है तो क्या करती है गवर्नमेंट, बीच बीच में उसको हस्तक्षेप करती है और उस हस्तक्षेप के जरिए जो है उस विकास को जो रुक गया है या ठहर गया है या देर से हो रहा है उसको ठीक करने का काम करती है। तो वैभव सम्मेलन का जो फुल फॉर्म है वैभव का, वो है आपका वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन, जिसको शॉर्ट फॉर्म वैभव कहा गया है। तो जो आपका वैभव है, ये इसका उद्देश्य जो है वो है समग्र विकास के समक्ष उभरती नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए वैश्विक भारतीय शोधकर्ताओं के ज्ञान और उनकी विशेषज्ञता की मदद से एक समग्र खाका तैयार करना है। देखिए, जो आपका वैभव सम्मेलन है, अगर आप मान लीजिए किसी तरह का कोई कॉन्फ्रेंस पढ़ रहे हैं या किसी तरह का कोई जो है गवर्नमेंट पॉलिसी पढ़ रहे हैं, तो उसमें 2-3 चीजें हैं जो है आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ये होता कब है, हर साल होता है या कुछ सालों पर होता है। दूसरा, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। अगर आप भी यूपीएससी प्रिपरेशन में आते हैं या जिंदगी में कभी भी अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई आपका उद्देश्य होता है। तो हमेशा जो है आपको आपका उद्देश्य जो है, जब भी कोई सम्मेलन पढ़िए, कोई सरकारी नीति पढ़िए, कोई योजना पढ़िए, तो उसमें उद्देश्य जानिए। तो इसका उद्देश्य है कि जितने भी हमारे यहाँ सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी एवरीवन। एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क का इशू था, वो वीडियो पॉज हो गई थी इसलिए मुझे रिज्वाइन करना पड़ा। आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, तो हम बात कर रहे थे, हम वैभव सम्मेलन की बात कर रहे थे। तो जो आपका वैभव सम्मेलन है, इसका फुल फॉर्म है, इसका जो विच्छेद है वो है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन। ठीक है, तो इस सम्मेलन का जो
महत्व है या उद्देश्य है वो ये है कि ये जो है भारतीय वैज्ञानिक और वैश्विक शिक्षाविदों को जो है एक साझेदारी का एक मंच देता है। और इस मंच में जो है, इस मंच की मदद से जो वैश्विक विज्ञान के जैसे मान लीजिए अभी जो है आपके सामने कोई एक प्रॉब्लम है, जैसे कोविड का प्रॉब्लम अभी चल रहा है, तो इस पे वैक्सीन बनाने के लिए बहुत सारे जो है देश एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो इन जैसे मान लीजिए अभी आपको कोई एक नई बीमारी आती है जिसमें, या फिर एक कोई नई तकनीक आती है जिस, या कोई ऐसी समस्या आती है जिसको सुलझाने के लिए आपको आपके देश की तकनीक जो है सक्षम नहीं है, तो ये मंच क्या करती है, आपको जो है वैश्विक शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों के साथ जोड़ती है सीधे। और इस जुड़ाव की वजह से क्या होता है कि आप अपनी समस्याएं उसके सामने रखते हैं, उनके सामने, और आप जो है अपने तरफ से जो उस पर आपका विश्लेषण होता है वो आप शेयर करते हैं उनसे आप साझा करते हैं। और इस साझेदारी की वजह से जो है क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई कहीं पे ऐसा है जो कुछ सुलझ नहीं रहा है, अगर उनके पास उसका जानकारी होता है तो वो जानकारी वो आपसे साझा करते हैं, और ये सब लोग एक साथ मिलके जो है जो भी नई चुनौतियां उभर रही है, इन चुनौतियों को का मुकाबला करने का एक साथ जो है प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जो मुख्य एरिया है, जो मुख्य क्षेत्र है जिन पर ये विचार विमर्श करते हैं, उसमें है कंप्यूटेशनल साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई दिक्कत है, क्वांटम टेक्निक से, क्वांटम टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई तकनीक है, आपको है मेडिकल साइंस से संबंधित हो, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित हो, आपको एग्रीकल्चर या कृषि से संबंधित कोई दिक्कत हो, कोई आपको जो है एनर्जी से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, मतलब ऐसी सारी चीजें जिन पे जो है आपको कोई दिक्कत है या आने वाले समय में आपको कोई चुनौती उभर सकती है, उन सब चुनौतियों को का सामना करने के लिए एक मंच देता है। और ये जो है इस वर्चुअल मीटिंग है और लगभग 1 महीने चलता है। ठीक है, तो जो आपका वैभव सम्मेलन है ये आपका पेपर 2 का हिस्सा है, सामान्य अध्ययन पत्र 2 का भाग है, और ये जो है एक आपको मंच देता है। इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो ये है कि इसका उद्देश्य क्या है, और दूसरा जो है ये किन क्षेत्रों पे काम करता है। तो इसमें कुछ ही क्षेत्रों के मैंने नाम लिखे, इसके अलावा कई सारे क्षेत्रों में भी ये वर्क करता है। इसका भी आपको जो है PIB पे जो है आपको वैभव सम्मेलन मिल जाएगा, आप वहां जाके वैभव सम्मेलन के बारे में, ये शायद 29 सितंबर का जो है ये इससे संबंधित आर्टिकल आपको जो है PIB पे मिल जाएगा। तो जब आप इसका नोट्स बनाइएगा तो PIB का वो पेज जो है PIB के साइट से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब जो आपके आज के थर्ड टॉपिक है, जो तीसरा बड़ा टॉपिक जो मैं लेने जा रही हूँ, वो आपका जो है नवजात और बाल स्वास्थ्य के जलपान उत्तरदायित्व सहभागिता कार्यक्रम। इसको जो है PMNCH जो है आपको ब्रेकफास्ट जो है अकाउंटेबिलिटी 2020 करके एक प्रोग्राम है जो अभी सरकार ने लॉन्च की है, इससे संबंधित है। ठीक है, ये जो है आपका सामान्य अध्ययन पत्र 2 स्वास्थ्य से और सरकारी नीतियां या हस्तक्षेप इन दोनों से संबंधित है। ठीक है, तो इस कार्यक्रम को क्यों शुरू करना पड़ा, इसका सबसे बड़ा ये कारण है कि कोविड महामारी की वजह से जो है प्रजनन, मातृ और बाल स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र में आपको पता है बहुत सारी कठिन परिश्रम से जो है लाभों को भी उन तक पहुंचाया नहीं जाए। कोविड के चलते क्या हुआ, जो आपकी पूर्णबंदी थी, उस पूर्णबंदी की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो प्रजनन से, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो चाइल्ड है, उससे संबंधित जो है, या फिर जो चिल्ड्रन डेवलपमेंट या बाल विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं, उनका लाभ जो है उन लोगों तक नहीं पहुंच पाया या देर हो रही है पहुंचने में, जहां तक इनको एक्चुअली पहुंच जाना चाहिए। तो ये जो है PMNCH जलपान उत्तरदायित्व सहभागिता कार्यक्रम जो है इसलिए शुरू किया गया है कि जो देरी हुई या वैसे लोग जहां तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है कोविड के महामारी की वजह से, उन लोगों तक ये लाभ को पूर्ण रूप से और समय से जितना जल्दी हो सके वो पहुंचाया जाए। ठीक है, तो इसको लॉन्च करने के समय डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अधिकतर जो कोविड महामारी है उसका प्रभाव जो है वो महिलाओं, बच्चों
और किशोरों पर हुआ है और इस दिशा में तत्काल कार्यवाही के लिए जो है इस योजना का, इस कार्यक्रम का आह्वान किया गया है। ठीक है, अब जब अगर हम पीएमएनसीएच की बात हुई है तो पीएमएनसीएच जो है वो आपको महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और जो है 192 देशों के 1000 से अधिक भागीदारी संगठन जो है उनको एक मंच प्रदान करता है। मतलब बच्चों, महिलाओं और किशोरों के स्वास्थ्य से संबंधित जितनी सारी समस्याएं हैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ा मंच है, वैश्विक मंच है ये, जिसमें 192 देश शामिल है और 1000 से ज्यादा जो है वो आपके संगठन इसमें शामिल है, जो सब मिल के सब एक ही काम करते हैं कि वो जो है महिलाओं, बच्चों और किशोर, ये आपको पता है कि ये जो 3 चीज है, ये जो 3 भाग है आपकी समाज का, बच्चे हैं, महिलाएं हैं और किशोर है, ये आप किसी भी समस्या में सबसे पहले प्रभावित और सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ महिलाएं जो है वो बहुत ही कम जो है सेल्फ डिपेंडेंट है या सेल्फ अर्निंग है, वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली पर या अपने हस्बैंड पे जो है डिपेंडेंट होती है अपनी डेली नीड्स के लिए। बच्चे जो है, बच्चों का क्या है कि वो जो है वो अपनी माताओं पे भरोसे है कि जैसे माँ उनको रखेंगी उस तरह से वो रहेंगे। और जो हमारे किशोर है जो भी पढ़ने के कगार में है, वो या जो पढ़ रहे हैं या फिर जो किसी छोटे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन किशोरों का भी अपना जो है वो इतना जीविका नहीं कमा पाते या जीविका नहीं कमा रहे होते हैं कि वो जो है कहीं ना कहीं अपने परिवार पे जो है आश्रित है अपने पोषण के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। तो इन सब जो 3 वर्ग हैं आपके समाज के, महिलाएं, बच्चे और किशोर, जो सबसे ज्यादा किसी महामारी या किसी भी तरह की आपदा से प्रभावित होते हैं, सबको जो है एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, एक जो है आपको इनको जो है इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनके जो है प्रॉब्लम्स उनको कम से कम और जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए, कम करने के लिए और जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए पीएमएनसीएच जो है एक वैश्विक मंच है। ठीक है, अब जो पीएमएनसीएच है ये जो है ये आपको सुमन योजना जो है इसका एक हिस्सा है। अब जो सुमन योजना है ये क्या है, तो पिछले वर्ष जो है स्वयं सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन पहल की शुरुआत की गई थी, जो है जितनी सारी सेवाएं हैं जो प्रजनन से, बच्चों से, माता से और बाल विकास से संबंधित है, इन सबको एक जो है अम्ब्रेला के अंदर लाया गया, एक बड़े स्कीम के अंदर लाया गया जिसको सुमन या स्वयं सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गर्भवती महिलाओं, उनके नवजात शिशुओं की देखभाल से इनकार करने के मामलों को शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण का पालन किया जा रहा है और ग्राहक प्रतिक्रिया, शिकायत निवारण, अधिक जवाबदेही एवं पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। अब देखिए, आपको पता है कि जब अगर हम गवर्नमेंट या सरकार की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो पेपर पे तो होती हैं लेकिन जमीनी हकीकत उसकी कुछ और होती है। जैसे बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि सरकार से पैसा मिलता है तो बिचौलिए क्या करते हैं या जो देने वाले होते हैं वो उसको बीच थोड़ा उसमें खा लेते हैं। बहुत जगह तो ऐसा होता है सिर्फ पेपर पे दाम दर्ज करवा लेते हैं और पूरा का पूरा पैसा जो है वो खुद ही चंपट कर जाते हैं। तो इन सब चीजों के लिए जो है सुमन एक योजना शुरू की गई कि गर्भवती महिलाएं और जो नवजात, जो नया जन्मा बच्चा है, उनकी देखभाल में जो है जो सरकार जितनी भी चीजें दे रही है उन चीजों का कोई बीच में हनन नहीं कर पाए। उन चीजों को ये नहीं हो कि वो जहां तक पहुंचने चाहिए वहां नहीं पहुंच के किसी बिचौलियों के हाथ में रह जाए और जहां जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उनकी जरूरतों की पूर्ति नहीं हो सके। तो इन सब चीजों का निवारण करने के लिए सुमन पहल की शुरुआत की गई। ठीक है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायी और जवाबदेही आपको जोड़ दी गई। एंसेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायी और जवाबदेही जो है स्वास्थ्य प्रणाली के साथ जोड़ दी गई ताकि जो है सिर्फ ये नहीं हो कि माता और जो है नवजात का डेथ ही रोका जाए, उसकी मृत्यु ही रोकी जाए, उसके अलावा उनसे पोषण से संबंधित, उनके डिलीवरी से संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, जन्म देने से पहले माता को और जन्म देने के बाद
बच्चों का जन्म से पहले, जब वो गर्भावस्था में है तब, या जब वो गर्भ से बाहर आ गए हैं तब, इन तक जब तक वो जो है अपना मतलब जब तक वो एक तो 4-5 साल 6 साल के नहीं हो जाते तब तक जो है उनका पूरा जवाबदेही जो है लेने के लिए सरकार ने सुमन जो है योजना की शुरुआत की। सरकार कई सारी योजनाएं जो है आपको प्रेग्नेंट वुमेन मातृ जो है और बच्चों के लिए चला रही है, और वो योजनाएं सही ढंग से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं उसमें जवाबदेही जो है सुमन योजना जोड़ती है। और उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए जो है आपको अभी जो है नवजात और बाल स्वास्थ्य के जलपान उत्तरदायित्व सहभागिता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ताकि जो है कोविड महामारी की वजह से जो उन तक जो राशि पहुंचनी चाहिए, जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, उसमें देर हो गई है, उसको जल्द से जल्द जो है उन तक पहुंचाया जाए। तो ये आपका है PMNCH ब्रेकफास्ट अकाउंटेबिलिटी स्कीम 2020 प्रोग्राम 2020। किसी को कुछ इसमें प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? इसका भी आपको जो है PIB पर मिल जाएगा। तो इसका नोट्स बनाने के समय जो है आप आर्टिकल जो है PIB से एक बार पढ़ लीजिएगा। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का हमारा आखिरी टॉपिक है, नहीं, करंट अफेयर्स प्रियंका आपको हर सैटरडे को होगा, एवरी सैटरडे, यही 5 to 7 PM। ठीक है, तो आज की जो हमारी लास्ट टॉपिक है वो है आपका मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये आपको जो है सामान्य अध्ययन पत्र 3 GS पेपर 3 का हिस्सा है, खासकर उसमें वैज्ञानिक नवाचार और खोज के भाग से संबंधित है। तो इस बार के जो है आपको पता है अभी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो रही है। इसमें जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, आपको मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, फिर आपको जो है पीस के क्षेत्र में, आपको जो है लिटरेचर के फील्ड में जो है, इन सब फील्ड्स में जो है नोबेल प्राइज की घोषणा की जा चुकी है। अभी इकोनॉमी का एक फील्ड बचा है जिसमें नहीं हुई है, बाकी सब पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। तो इस साल जो है मेडिसिन और फिजियोलॉजी क्षेत्र का जो नोबेल मिला है वो हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए मिला है, और ये अवार्ड जो है 3 वैज्ञानिकों को मिला है, जिसमें 2 अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिनके नाम है हार्वे J ऑल्टर और चार्ल्स M राइस, और एक जो है आपके ब्रिटिश वैज्ञानिक है माइकल ह्यूटन। ठीक है, इन तीनों को जो है एक साथ ज्वाइंट रूप में जो है आपको इस साल का मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये याद रखिएगा, इनको हेपेटाइटिस C वायरस के खोज के लिए मिली है, उसके टीके की खोज के लिए नहीं है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या खोजा? तो इन्होंने खोजा कि रक्त जनित जो ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस है कि एक प्रमुख स्रोत की व्याख्या करने में मदद की, जो है हेपेटाइटिस A और B वायरस के द्वारा नहीं समझे जा सकते। मतलब अभी तक जो है आपको हेपेटाइटिस का जो लक्षण आ रहे थे या जो केस आ रहे थे, जो बीमारी हो रही थी, उसमें कुछ इस तरह के रक्त जनित हेपेटाइटिस के स्रोत थे जिनका पता नहीं लग पा रहा था कि ये किस चीज से संबंधित है।
इसको खोज के इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस का नाम दिया है और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। इस खोज ने गंभीर हेपेटाइटिस के शेष मामलों के कारण का पता लगाया है और इस कारण का पता लगाने के कारण क्या हुआ कि रक्त परीक्षण के बाद आप पता चलेगा कि ये हेपेटाइटिस सी है। और जब पता चल गया कि आप अगर आपके बॉडी में कोई बीमारी हो गई, ठीक है, आप डायग्नोज क्यों कराते हैं, आप अपने बॉडी का परीक्षण क्यों कराते हैं कि आपको पता चले कि एक्चुअली आपके बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है। अभी तक जो है हेपेटाइटिस से जो लोग ग्रसित थे वो जाते थे, लेकिन हेपेटाइटिस ए बी होता था या डी और ई होता था तो पता चल जाता था, लेकिन एक अलग तरह का था हेपेटाइटिस सी जिसके बारे में क्लियर नहीं पता था कि उसके लक्षण क्या है, उनके मामले किस तरह के होते हैं। इन्होंने वो बताया कि जब ब्लड टेस्ट कराएंगे, रक्त परीक्षण, तो किस तरह के जो है मामले सामने आएंगे, तब आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये हेपेटाइटिस सी है। इसका इन्होंने खोज किया और इस वजह से क्या हुआ, जब आपको बीमारी का पता चल जाएगा तो आपके दवाई का पता चल जाएगा कि आपको खाना क्या है। तो अगर हेपेटाइटिस सी वायरस का पता चल गया है तो अब उस वायरस से संबंधित नई दवाओं को बनाने की संभावना भी हो गई है। अब पता चल गया कि क्यों होता है, किससे संबंधित है, कैसा होता है, तो अब उस पर दवाएं बनाई जा सकती है। अगर हम बात करें कि इसके कारण सिर्फ एक वायरस की खोज की वजह से नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है, तो आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO जो है उसके मुताबिक दुनिया भर में लगभग 7.1 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से हर साल पीड़ित हैं अभी, और उसमें से करीब हर साल जो है 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है हेपेटाइटिस सी से। क्यों? क्योंकि अभी तक पता ही नहीं था कि किस तरह के जो है हेपेटाइटिस सी के विषाणु किस तरह से जो है प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या दूसरा प्रॉब्लम क्या होता था कि ये वायरस जो है ये खून से फैलता है। याद रखिएगा, जो हेपेटाइटिस है आपका वो वायरल इन्फेक्शन है, वो बैक्टीरियल नहीं है, वो बैक्टीरिया से नहीं फैलता, वो वायरस या विषाणु से फैलता है। जो हेपेटाइटिस सी है आपका वो संक्रमित खून से फैलता है। अब हम लोग इतने देर से हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं, तो हेपेटाइटिस सी जो है, हेपेटाइटिस सी के वायरस की वजह से सिरोसिस हो सकता है या लीवर कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। हेपेटाइटिस सी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बीमारी का वो ये होता था कि इस बीमारी के लक्षण नहीं पता चलते थे। कई बार 10 साल लग जाता था इस बीमारी का लक्षण ही पता करने में। तो इस वजह से क्या होता था, जब तक पता चलता था तब तक मरीज का 70% जो है मरीज गंभीर रूप से संक्रमित हो जाता था और उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाती। लेकिन अब जो है इनके खोज की वजह से क्या होगा कि बहुत कम समय में जो है आप रक्त का परीक्षण करा के पता कर सकते हैं कि आपको हेपेटाइटिस सी हो गया है, और इस वजह से जो मौत हो रही है, वैश्विक मौत है, उन मौतों के आंकड़ों में कमी की जा सकती है। या जो 7.1 करोड़ हेपेटाइटिस सी से पीड़ित है उनके लिए जो है अब दवाइयों की खोज के लिए एक नया आयाम खुल गया है। अब इतने देर से हम लोग हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं, अब देखते हैं पहले हेपेटाइटिस है क्या। तो जो आपका हेपेटाइटिस शब्द है ये हेप्टा से बना है, जिसका मतलब लीवर या यकृत होता है। तो हेपेटाइटिस शब्द है कि लीवर में किसी तरह का आपका सूजन आ जाता है या यकृत में आपके किसी तरह की सूजन हो जाती है, उसको संदर्भित करता है। किसी तरह का आपको लीवर में जलन हो रहा है या सूजन हो गया, अगर आपके लीवर में किसी तरह का सूजन या जलन होने लगेगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि आप कुछ खा नहीं पाएंगे। कुछ खा पाएंगे तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लीवर आपके बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो इस हेपेटाइटिस मतलब क्या होता है कि लीवर का सूजन, और ये जो है ये वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है। उसके अलावा जो है आपने कोई दवा ज्यादा खा ली या अल्कोहल, आप बहुत ज्यादा शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, तो इन कारणों की वजह से भी आपको हेपेटाइटिस या लीवर की सूजन हो सकती है, यकृत में सूजन हो सकती है। आमतौर पे जो है जो हेपेटाइटिस है वो वायरस के इस तरह का होता है ABCDE, जिसमें ए जो है वो कम समय के लिए होता है और ई जो है वो बहुत ज्यादा रेयर है, डी और ई।
ठीक है। बी और सी, बी कॉमन हेपेटाइटिस जिसका पता होगा। जो सी है उस सी के बारे में अभी खोज की गई है। इसका आपको एक चीज याद रखनी है कि सिर्फ अभी इस वायरस की खोज हुई है, इसके टीके का अभी इलाज नहीं मिला है, अभी इसका कोई टीका नहीं मिला है, कोई इलाज नहीं मिला है। ठीक है। और जो आपकी हेपेटाइटिस है वो प्राय जो है दो तरह की होती है। एक तो है ये तीव्र हो सकता है, यानी ये आपका जो है लीवर की सूजन जो बीमारी के साथ जो है पीलिया, आपको बुखार और उल्टी जैसे लक्षण के साथ जो है ये आपको तीव्र हो सकता है, या फिर ये आपकी पुरानी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपकी पीढ़ीगत है, यकृत की सूजन क्या है वो 6 महीने से अधिक समय से है, आपको पता ही, लेकिन लक्षण भी नहीं दिख रहा है। जैसे हेपेटाइटिस सी के केस में पहले होता था कि 10 साल तक लग जाते लक्षण दिखाने में। इस वजह से क्या होता था, जब तक पता चलता था कि क्या दिक्कत है तब तक 70% मरीज जो है वो गंभीर रूप से संक्रमित हो जाते थे और उनका जान बचाना मुश्किल हो जाता था। इसलिए प्रतिवर्ष जो है 4 लाख लोग जो है हेपेटाइटिस सी की वजह से मर रहे थे। लेकिन इस खोज से क्या हुआ कि अब जो है पता है कि हेपेटाइटिस सी क्या होता है, तो अब इसके क्षेत्र में नई दवाएं, नए वैक्सीन जो है, नए टीकों का अब जो है विकास संभव है। और इन सब कामों की वजह से ही जो है मेडिसिन या जो पुरस्कार है वो आपको दिया गया है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। कंफ्यूज मत होइएगा, वायरस की खोज हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको जब दैनिक जागरण आप 6 अक्टूबर का, अभी इसी वीक का जब आप 6 अक्टूबर का दैनिक जागरण पढ़िएगा तो इसके पेज नंबर 14 पे ये आर्टिकल दिया हुआ है। इस आर्टिकल में आपको हेपेटाइटिस सी के बारे में दिया है, उसके लक्षण, उसके कारण और उसका इलाज, इन सब के बारे में उल्लेख है। और जनसत्ता अखबार में भी आपको जो है हेपेटाइटिस सी के बारे में और नोबेल पुरस्कारों के बारे में दिया हुआ है। तो जब आप इसका नोट्स बनाइएगा तो ये दोनों न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा। इसलिए मैंने डेट और टाइम, दिन और पेज नंबर दोनों लिख दिए हैं कि कहाँ पे है ये। तो ये दैनिक जागरण में भी है और आपको जनसत्ता में भी इससे संबंधित आपको आर्टिकल दिए गए हैं। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं मुझसे। किसी और को कोई प्रॉब्लम? पारस, सोफिया, कुछ भी? आज मैंने 4 टॉपिक कवर किए, इन 4 टॉपिक में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। आशीष, कंचन, प्रियंक, तो मैंने जैसे जैसे बताया आप लोग वैसे वैसे नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और कैसा रहा, आप लोगों को कैसा लगा पहला क्लास? सब कुछ क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लास ठीक थी या मैं बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ा रही थी? हाँ आशीष, रेडियो लेक्चर लगा, बट आपको पता है कि अभी जो है ज्यादातर हम लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं और हमारा स्टूडियो बंद है। तो जो है अभी हम लोग क्लास रूम लेक्चर तो ले नहीं सकते, तो अभी जब तक लॉकडाउन, तब तक सरकार की तरफ से हमें परमिशन, तब तक हमें लेक्चर इसी तरह से लेना पड़ेगा। इसमें आप लोग अगर साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इस टाइम में भी अपना करंट अफेयर्स पूरा कर पाएंगे। और कुछ पूछना है किसी को? हाँ वो एक बार प्रियंक, मेरा थोड़ा कनेक्शन बिगड़ गया था, इस वजह से मुझे जाना पड़ा, और कोई, मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम से ये प्रॉब्लम ना हो। आप लोग रेगुलर, आप लोगों ने एडमिशन लिया है इसमें, आपका जो करंट अफेयर्स प्रोग्राम है उसमें?
बहुत अच्छी बात है। तब मैं ये चाहूंगी कि नेक्स्ट क्लास में भी आप लोग जितने सारे लोग हैं वो भी प्रेजेंट रहे, या और अगर आप लोग प्रेजेंट रहिएगा तो मैं ज्यादा अच्छे से आप लोगों को जो है एक कनेक्शन करना सिखा पाऊंगी स्टैटिक और करंट अफेयर्स पोर्शन का। जितने बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर भी ये देखेंगे, मैं उनसे यही कहूंगी कि कोशिश कीजिए लाइव लेक्चर आप लोग अटेंड करने का, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैटरडे को नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज इसका नोट्स बना लेना, जिसको भी बना के पढ़ने की आदत है नोट्स।